फ्यूनरल हॉल में एकदम शांति थी, जहां यून सोल अपने मरे हुए माता पिता की मेमोरियल के पास खड़ी थी। हवा में सिर्फ दुख भरा सन्नाटा था। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे और अपने दिल में वो सिर्फ अपने ग्रैंडफादर का सहारा ढूंढ रही थी, जो उसके पास इकलौते बचे थे। जब से उसे याद है, उसके ग्रैंडफादर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। माता पिता की मौत के बाद उन्होंने ही उसे हर मुसीबत से बचाया था। उसी पल यून सियोल ने फैसला कर लिया था कि वो अपने ग्रैंडफादर की खुशी के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन वक्त के साथ बड़े बड़े सहारे भी कमजोर पड़ जाते हैं। यून सियोल को हाल ही में एक बहुत बुरा सच पता चला था। उसके ग्रैंडफादर को आखिरी स्टेज का पैंक्रियाटिक कैंसर था। उनके पास अब बहुत कम दिन बचे थे और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की। वो मरने से पहले उसकी मैरिज देखना चाहते थे। यून सोल का दिल घबराने लगा। मैरिज? वो अभी बहुत यंग थी और ये सब बहुत जल्दी लग रहा था। पर अपने ग्रैंडफादर की फिक्र देकर उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कॉलेज में सो क्यून यून सोल के पास आया, जो उसका बहुत ही मस्त मौला और चार्मिंग दोस्त था। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो उसे खींचकर क्लासरूम से बाहर ले गई। बाहर आकर वो थोड़ा हिचकिचाई और अचानक बोल पड़ी, सो क्यून, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगे? सो क्यून एकदम से हैरान रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, ये बहुत सडन है, पर जब तुम प्रपोज कर रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? उसने हंसते हुए आगे कहा, पर चलो, जब हम 30 साल के हो जाएंगे तब शादी करेंगे, ओके? यून सियोल उसे समझाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। उसके एक दोस्त ने उसे पास ही कुछ सुंदर गर्ल से मिलने के लिए बुलाया था। सो क्यून की मुस्कान और बढ़ गई। साउंड्स फन, इसे कल कंटिन्यू करते हैं यून सियोल, मुझे अभी जाना होगा। यून सियोल ने एक झूठी स्माइल दी, ओके ओके जाओ, मैं तो वैसे भी मजाक कर रही थी। सो क्यून ने हंसते हुए उसके चीक्स खींचे, मुझे पता था, पर फिर भी मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। ये कहकर वो हाथ हिलाते हुए कैंपस से चला गया। यून सियोल उसे जाते हुए देख रही थी और उसका दिल भारी होने लगा। चिढ़कर वो खुद से बड़बड़ाई, मैंने ये क्या कर दिया? मैं उस इंसान से क्या उम्मीद रख रही थी जो कभी सीरियस नहीं रहता? क्या वो एक बार भी मुझे सीरियस ले सकता है? क्या मेरा फेस काफी सीरियस नहीं था? इन्हीं ख्यालों में खोई हुई वो किसी से टकरा गई। चौंककर उसने ऊपर देखा और जल्दी से माफी मांगने लगी। एक बहुत ही खड़ूस दिखने वाले आदमी ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगली बार ध्यान रखना कि तुम कहाँ चल रही हो, डे ड्रीम मत करो। उसकी आवाज सुनकर यून सोल को गुस्सा आ गया। अगर तुमने मुझे डे ड्रीम करते देखा था तो तुम साइड से निकल सकते थे, बल्कि तुम खुद मुझसे आकर टकराए। तुमने ये जानबूझकर किया ना। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, एक कार बहुत तेजी से उसके पास से गुजरी। एकदम फुर्ती से उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बचा लिया। उस झटके की वजह से वो सीधे उसके चेस्ट से जा टकराई और उनके चेहरे इतने करीब आ गए कि उनके लिप्स गलती से टच हो गए। वक्त जैसे एक पल के लिए रुक गया था। जो हुआ उसे महसूस करते ही उस आदमी ने तुरंत उसे छोड़ दिया। यून सियोल लड़खड़ा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। गलत मत समझना, उसने रूखेपन से अपनी स्लीव झाड़ते हुए कहा, कार बहुत तेज थी, मैंने तुम्हें सिर्फ बचाने के लिए खींचा था। यून सोल हकलाते हुए बोली, हाँ थैंक्स। वो अपनी नजरें चुराते हुए खुद को संभालने लगी। चलो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम दोनों का दिन ही खराब है। उसका जवाब सुने बिना ही वो जाने के लिए मुड़ी, पर इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती, उसकी मजाक उड़ाती आवाज हवा में गूंजी, तुम मुझे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स भी नहीं बोलोगी? उसके होठों पर एक शरारती स्माइल थी। फिर अपनी आंखों में एक चमक के साथ उसने आगे कहा, या फिर तुम उस किस का हर्जाना दिए बिना ही जाने का सोच रही हो? यून सोल, जो अभी भी उस हादसे से घबराई हुई थी, पलटकर बोली, कैसी किस? हमारे लिप्स बस टच हुए थे, ऐसे एक्ट मत करो जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात हो। उसने ताना मारते हुए आगे कहा, क्या बात है? ये मत कहना कि तुम्हें आज तक किसी ने किस नहीं किया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सच तो ये है कि तुम ऐसी दिख रही हो जैसे तुमने पहले कभी किसी को किस नहीं किया। चिढ़कर यून सियोल बोली, तुम में ऐसा क्या स्पेशल है? मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने तुम्हें किस किया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। सच में लोग आमतौर पर अपनी फर्स्ट किस इतनी आसानी से नहीं भूलते। उसके चिढ़ाने वाले अंदाज पर उसका गुस्सा भड़क गया। फर्स्ट किस? तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम 108वां इंसान हो जिसे मैंने किस किया है, तो अगर ये याद रखने लायक नहीं था तो मुझे माफ करना। ये कहकर वो अपने पैर पटकती हुई वहां से मुड़ गई और तीखी आवाज में बोली, और अगर दोबारा दिखे तो मुझसे बात मत करना, तुम परवेटेड इंसान। वो वहीं खड़ा उसे गुस्से में जाते हुए देखता रहा और उसकी आंखों में एक अलग ही मजा था। 108वां है ना, इंटरेस्टिंग। वो बुदबुदाया और उसे दूर जाते हुए देख उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। कैंपस वापस आकर यून सोल क्लास में बैठी थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके दोस्त आसपास हंस रहे थे और आने वाली पार्टीज और आउटिंग्स की बातें कर रहे थे, लेकिन वो फोकस नहीं कर पा रही थी। सो क्योंग, जो हमेशा ग्रुप की जान होता था, दूसरों के साथ मजाक कर रहा था। अचानक प्रोफेसर अंदर आए और सब शांत हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उन्होंने सीरियस होकर कहा। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट लेक्चरर हैं जो अगले सेमेस्टर तक हमें पढ़ाएंगे। उस आदमी ने शांत आवाज में अपना इंट्रोडक्शन दिया। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कांग जून यंग है। यून सोल एकदम जम गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी नोटबुक को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा शौक और शर्म से भर गया। उसका दिमाग चिल्लाया, कल वाला वही बदतमीज इंसान। उसके गाल शर्म से जलने लगे और वो अपनी सीट पर नीचे की तरफ झुक गई। जब उसकी नजरें क्लासरूम में सबको देखने लगीं, तो यून सियोल की घबराहट बढ़ गई। वो अपनी नोटबुक के पीछे छुप गई और खुद से फुसफुसाई, क्या मैंने गलत देखा? प्लीज काश मैं गलत हूँ। अचानक उसकी आवाज गूंजी जो एकदम साफ और चुभने वाली थी, तुम जिसने नोटबुक पकड़ी हुई है, तुम्हारा नाम क्या है? सहम कर यून सोल एकदम
एकदम जम गई। मैं चो यून सोल हूँ सर, वो हकलाते हुए बोली और अपनी आवाज को संभालने की कोशिश करने लगी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मिस चोई, उसने बहुत आराम से कहना शुरू किया, मुझे कभी नहीं पता था कि किताब चबाने से उसका कंटेंट दिमाग में जल्दी जाता है। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी और यून सियोल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। खैर कोई बात नहीं, उसने मजे से पेज पलटे हुए कहा, क्यों ना तुम पेज 108 एक्सप्लेन करो। अगले शब्दों से पहले उसका जानबूझकर रुकना यून सोल के दिल की धड़कन बढ़ा गया। ओह मेरी गलती है, उसने शरारत भरे अंदाज में आगे कहा, मेरा मतलब पेज 10.8 था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब उसने आगे कहा, शुरू करो मिस चोई, हमें भी कुछ समझाओ। वो उसे परेशान देखकर साफ तौर पर मजे ले रहा था। क्लास खत्म होते ही सूजिन ने बहुत कैजुअल तरीके से प्रोफेसर कांग को ग्रीट किया। आपने बताया नहीं कि आप यहाँ पढ़ाने वाले हैं? उसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। चलिए साथ में कॉफी पीते हैं। कैंग जून यंग का चेहरा एकदम प्रोफेशनल था। उसने दूरियां बनाए रखते हुए जवाब दिया, मुझे इसके बाद कुछ जरूरी काम निपटाना है। वैसे भी एक प्रोफेसर और स्टूडेंट का साथ में कॉफी पीना सही नहीं है। ओ सूजिन, तुम उन्हें जानती हो? एक क्लासमेट ने हैरान होकर पूछा। सूजिन ने बिना किसी खास रिएक्शन के जवाब दिया, हाँ, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं। बाद में क्योंग युन, जो यून सियोल की दोस्त थी, उसने लंच में जिम्पोंग खाने का आइडिया दिया, पर यून सियोल ने मना कर दिया। मैं सीधा घर जा रही हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। हॉलवे से गुजरते हुए उसने देखा कि कैंग जून यंग उसके आगे चल रहा है। हिम्मत जुटाकर उसने उसे आवाज दी, मिस्टर कैंग, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? वो रुका और मुड़ा। उसकी तेज नजरें सीधे यून सियोल की आंखों में थीं। हमारी पहली मुलाकात जिस तरह से हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, उसने हिचकिचाते हुए शुरू किया। पर क्या हम अपने पुराने मसले क्लास में न लाएं? मैं, उसने बिना किसी भाव के पूछा। क्या तुम्हें मैं याद नहीं? उसकी शरारती मुस्कान वापस आ गई। मैं कभी भी पर्सनल मुद्दों को अपनी क्लास में नहीं लाता। मैं सिर्फ एक प्रोफेसर की तरह बर्ताव करता हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को सलाह देता है। उसकी आवाज में हल्का सा ताना था जब उसने कहा, इतनी घमंडी मत बनो। यून सियोल का मुंह हैरानी से खुला रह गया, पर उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। जैसे ही वो मुड़ा और वहां से चला गया, वो वहीं खड़ी रह गई और उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगा। उसी शाम जब वो अपने अपार्टमेंट में थी, यून सियोल का फोन बजा। उसके ग्रैंडफादर का कॉल था। उसने तुरंत फोन उठाया। यून सियोल, कैसी हो तुम? उन्होंने खुशी से पूछा। मैं ठीक हूँ ग्रैंडपा, आप कैसे हैं? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं बढ़िया हूँ। सुनो, मैं इस सैटरडे शहर आ रहा हूँ अपने एक पुराने दोस्त के बेटे से मिलने। तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। ठीक है, मेरा कोई प्लान नहीं है तो मैं चलूंगी, उसने कहा। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, जल्दी मिलते हैं। कॉल कट गया और वो बस अपने फोन को देखती रह गई। अगला दिन एक नई ताजगी के साथ आया और यून सियोल खुद को अपने ग्रैंडफादर के साथ एक बहुत बड़े एस्टेट में ले जाते हुए पाई। कांग थे जिन, उसके ग्रैंडफादर ने बड़े प्यार से पुकारा जब होस्ट उनकी तरफ बढ़े। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को खुद गेट पर मेहमानों को लेने आने की जरूरत नहीं है। यून सियोल के ग्रैंडफादर ने हल्का मजाक किया, पर मुझे तो आना ही था, मैं इस यंग लेडी से मिलना चाहता था। कांग थे जिन ने हंसते हुए जवाब दिया। जैसे ही उसने तमीज से बो किया, उसके ग्रैंडफादर ने उनका इंट्रोडक्शन कराया। ये मेरे मरे हुए दोस्त कांग डोंगवू के बच्चे हैं। ये तुम्हारे माता पिता के भी बहुत करीबी दोस्त थे और टीजे कॉर्प के मालिक हैं। यून सोल ने एक प्यारी स्माइल के साथ कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तैजिन ने प्यार से कहा, तुम बहुत खूबसूरत यंग लेडी बन गई हो। हैसूक ने उन्हें अंदर बुलाते हुए कहा, अंदर आइए। चलते हुए तैजिन बोले, तुम्हारी फैमिली ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारे बिना टीजे कॉर्प आज यहाँ नहीं होती। उसके ग्रैंडफादर ने बात काटते हुए कहा, अरे ऐसा मत कहो। घर में घुसते ही तैजिन की आवाज में थोड़ा दुख था। यून सियोल, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाया। हैसूक ने प्यार से उन्हें रोक दिया, अभी ऐसी भारी बातें मत कीजिए। तैजिन ने माहौल बदलते हुए कहा, यून सियोल, अगर तुम चाहो तो हमें अपनी फैमिली समझ सकती हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे एक बेटी मिल जाए, शायद मेरे बच्चों को एक बहन और बड़ा भाई मिल जाए। हैसूक ने मुस्कुराते हुए कहा, तेजिन, तुम उसे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और अब तुम मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। तैजिन गर्व से मुड़े और इशारा किया, ओह वो रहा मेरा दूसरा बेटा जून सियोल। हेलो कहो। उस लड़के ने तमीज से बो किया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं कांग जून सोल हूँ। जब वो बातें कर रहे थे तभी हॉलवे में भारी जूतों की आवाज गूंजी। सब मुड़े और तभी उनका बड़ा बेटा कमरे में आया। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया, क्योंकि यून सियोल की नजरें और किसी से नहीं बल्कि कैंग जून यंग से मिली। वही इंसान जिसने कुछ दिन पहले उसे तेज कार से बचाया था। उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। दोनों एकदम जम गए और एक दूसरे को यकीन के साथ नहीं देख पा रहे थे। घर के बाहर जून यंग ने चुप्पी तोड़ी। फेट का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है ना? उसकी आवाज में मजाक था। यून सियोल ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा काबू किया। क्यों ना हम फिर से शुरुआत करें, मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स, उसने तमीज से पर थोड़ी दूरी बनाकर कहा। जून यंग की आंखों में शरारत चमक उठी। ओह, तुमने तो कहा था तुम्हें याद नहीं है, पर अब लगता है तुम्हें सब याद है। यून सोल ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। डिटेल्स की जरूरत नहीं है, और हाँ, मुझे सब याद है सर, उसने आखिरी शब्द एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा। वो धीरे से हंसा और बोला, क्लास के अलावा मुझे बस जून यंग बुला सकती हो। यून सोल ने खुद को सीधा किया और अपना सिर हिलाते हुए मना कर दिया। मैं भला कैसे, आप मुझसे बड़े हैं और जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ओह, एक्सपीरियंस्ड, तुम्हारा मतलब फर्स्ट किस के एक्सपीरियंस से है, पर मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने तो ये एक
108 बार किया है। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया और वो उसे घूरने लगी। वो बिना किसी फिक्र के हंसता रहा और बोला, क्यों मिस चोई, मैंने सही कहा ना? उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आप सच में अजीब हैं। मैं तो बस अपने ग्रैंडपा और आपके माता पिता की वजह से तमीज से बात कर रही हूँ, पर आप। उसने उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए चेतावनी दी, संभल कर रहिए, बाहर हम एक दूसरे को नहीं जानते, समझ गए? उसने बड़े आराम से कंधा उचकाते हुए जवाब दिया, यही तो मैं भी चाहता हूँ। अच्छा बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा पास झुकर उसने आगे कहा, वैसे भी ये मुझ पर सूट नहीं करता। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, यून सोल अपनी मुठियां भींचे वहीं खड़ी रह गई और उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबलता रहा। कॉलेज वापस आकर यून सोल ने अपनी दोस्त को सब बताया कि वो शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है और उसने सोक्यून को प्रपोज भी किया था। हैरान होकर उसकी दोस्त चिल्लाई, तुम ऐसे ही किसी से भी कैसे मैरिज कर सकती हो? फिर उसने यून सोल को डांटा, तुम्हें कोई मैच्योर और सेटल इंसान चाहिए, ऐसे अचानक किसी को भी नहीं चुन सकती। अचानक उसकी दोस्त का चेहरा चमक उठा जैसे कोई आइडिया आया हो। मुझे पता है, मेरी आंट एक मैच मेकिंग बिजनेस चलाती है, चलो तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करते हैं। बिना जवाब का इंतजार किए उसने फैसला सुना दिया, मैं इसी सैटरडे के लिए सब सेट कर दूंगी। सैटरडे को एक होटल में यून सोल अपने डेट का इंतजार कर रही थी। जब वो आदमी आया तो उसने तमीज से इंट्रोडक्शन दिया, पर जल्द ही वो अपनी ही खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधने लगा। अगले सैटरडे वो एक और आदमी से मिली जो अपनी डाइट को लेकर इतना पागल था कि उसने यून सोल को भी ढंग से खाने नहीं दिया। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, वो कई तरह के आदमियों से मिली। कुछ बहुत ज्यादा चिपकू थे और सीधे लाइन मार रहे थे, तो कुछ भूतों में यकीन रखते थे और डरावनी कहानियां सुनाने लगे। उसे समझ आ रहा था कि एक सही लड़का ढूंढना कितना मुश्किल काम है, लेकिन एक सैटरडे उसे एक ऐसा आदमी मिला जो काफी शरीफ लग रहा था। जब वो सोच ही रही थी कि शायद ये सही है, तभी उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। उस आदमी ने तुरंत अपना रुमाल बढ़ाया। उसकी इस छोटी सी मदद ने यून सोल के दिल में उम्मीद की एक किरण जगा दी कि शायद अभी भी कोई अच्छा इंसान मिल सकता है। उसी होटल के दूसरी तरफ जुन यंग अपनी माँ से फोन पर बहस कर रहा था। आपने मुझसे पूछे बिना वादा क्यों किया? उसकी आवाज में चिढ़ साफ थी। उसकी माँ ने शांति से समझाया, ये मैंने नहीं किया, मेरी दोस्त अपनी बेटी को तुमसे मिलवाना चाहती थी क्योंकि तुम्हारी कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। जैसे ही कॉल खत्म हुआ, तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। एक यंग वुमन उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। अपनी माँ की बातें याद करते हुए जून यंग ने उसे बहुत सीरियस होकर देखा और पूछा, तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो, क्या हम पहले मिले हैं? उस लड़की ने चमकती मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, हम पिछले साल प्रिंस आइवन की बर्थडे पार्टी में मिले थे। उसका जवाब सुने बिना ही वो बड़बड़ाने लगी कि कैसे वो अपने ऊंचे कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसका बिजनेस बढ़ा सकती है। जुन यंग उसकी लगातार बातों से साफ तौर पर परेशान हो रहा था। आखिर में वो खड़ा हुआ और तमीज से बोला, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पर मुझे कुछ काम निपटाना है तो मुझे अब चलना चाहिए। उस लड़की ने झट से कहा कि शायद वो गलत वक्त पर आ गई है और खुद ही वहां से जाने लगी। उसके जाते ही जून यंग ने चैन की सांस ली और सुकून महसूस करने लगा। होटल के दूसरी तरफ यून सोल की मीटिंग अच्छी चल रही थी। बातों बातों में उस आदमी ने उसकी फैमिली के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन अचानक उसकी बातों का तरीका बदल गया जब उसने बताया, मैंने अपने लेवल के किसी इंसान से मिलने के लिए 30 मिलियन खर्च किए हैं। यून सोल ये सुनकर दंग रह गई और उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसका रिएक्शन देखकर उस आदमी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम जैसे लो क्लास और बेकार लोग कैसे होते हैं। मेरे साथ कमरे में चलो वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। यून सोल का गुस्सा भड़क उठा और वो पलट कर बोली, कर दो पुलिस में रिपोर्ट, मैं नहीं डरती। तभी वहां से गुजर रहे जून यंग के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी और वो वहीं रुक गया। वो आदमी उसकी बात अनसुनी करते हुए बोला, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यून सोल अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो आदमी कुछ और कहता, किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। यून सोल ने ऊपर देखा तो वहां जुन यंग खड़ा था, जो उस आदमी को बहुत गुस्से में देख रहा था। उसने हाथ को इतनी जोर से दबाया कि वो आदमी दर्द के मारे पीछे हट गया। बिना कुछ कहे जून यंग ने यून सोल का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से तेजी से बाहर ले गया। यून सोल उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश में लड़खड़ा रही थी। उसने सांस लेते हुए कहा, थैंक्स, अगर आप वहां नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा और कहा, अब आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। जून यंग उसने हाथ छोड़ दिया और पूछा, तो तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आई थी? चिढ़कर उसने जवाब दिया, जो भी हो, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। जून यंग उसकी तरफ मुड़ा और मजाक उड़ाते हुए बोला, जैसे कपड़े तुमने पहने हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि ये डेट ही थी, वरना उस आदमी ने जो कहा वो सच था। यून सोल का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने तुरंत मना कर दिया। वो पास की कुर्सी पर बैठ गई और एक गहरी सांस लेकर समझाने लगी, मेरे ग्रैंडफादर बीमार हैं और ये उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मेरी मैरिज देख सकें। मेरी दोस्त की आंट एक मैच मेकिंग एजेंसी चलाती है, तो मैंने सोचा कि मैं ये कोशिश करके देखूं। जून यंग का चेहरा एकदम सीरियस हो गया और उसने पूछा, मुझे लगा था कि मैरिज और प्यार हर औरत का सपना होता है, क्या इस तरह ब्लाइंड डेट्स पर जाना वाकई सही है? यून सोल ने फिर से एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, ये आसान नहीं है, पर अपने ग्रैंडफादर की खुशी के लिए मुझे प्यार की जरूरत नहीं है, मुझे बस वाइफ का टाइटल चाहिए। जून यंग उसे बहुत गौर से देखने लगा, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। उसने धीरे से आगे कहा, मुझे लगा था कि वो आदमी अच्छा इंसान है, मुझे लगा था कि मैं आखिरकार अपने ग्रैंडफादर की इच्छा पूरी कर पाऊंगी। जून यंग उसके पास एक कुर्सी खींचकर बिना कुछ बोले बैठ गया। वो अपनी
अपने मन में कुछ कैलकुलेट कर रहा था। फिर उसने उसकी तरफ देखा और कहा, चोय यून सियोल, मुझसे मैरिज कर लो। यून सियोल एक पल के लिए एकदम जम गई। वो पूरी तरह से शॉक थी। अगले ही पल वो घबराकर हंसने लगी। आप मजाक कर रहे होंगे। उसका चेहरा वैसे ही गंभीर रहा और उसने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर कोई तुम्हें मैरिज के लिए पूछेगा तो तुम मना नहीं करोगी? उसकी हंसी गायब हो गई। हाँ, पर आप ही क्यों? जून यंग थोड़ा आगे झुका और शांति से बोला, क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है। हम एक दूसरे की क्राइटेरिया पूरी करते हैं। हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं और अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारे ग्रैंडफादर भी खुश होंगे। यून सोल को शक हुआ और उसने पूछा, पर इसमें आपका क्या फायदा है? उसने जवाब दिया, मुझे भी एक हस्बैंड का स्टेटस चाहिए जैसे तुम्हें वाइफ का टाइटल चाहिए। उसे असलियत समझ आने लगी और उसकी आंखें फटी रह गईं। रुको, क्या आप भी यहाँ उसी के लिए? उसने बात काटे हुए कहा, हाँ, मैं अपना वक्त इन ब्लाइंड डेट्स पर बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर मैं किसी और से शादी करूंगा तो मुझे उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना होगा, पर तुम्हें सिर्फ टाइटल की फिक्र है। ये हम दोनों के लिए कन्वीनियंट रहेगा। यून सोल उसे गौर से देखने लगी और बुदबुदाई, मैं सोच भी नहीं सकती कि हम शादी करेंगे। फिर थोड़ी देर रुकर उसने कहा, क्या मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल सकता है? एक भरोसे वाली स्माइल के साथ जून यंग बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। तीसरे दिन शाम को 5 बजे मुझे उसी पार्किंग लॉट में मिलना जहां हम पहली बार मिले थे। अगर तुम नहीं आई तो इसका मतलब होगा कि तुमने मेरा ऑफर ठुकरा दिया है। 3 दिन बाद जून यंग वादे के मुताबिक पार्किंग लॉट में खड़ा इंतजार कर रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी। दोपहर के 4:50 हो रहे थे। उसकी नजरें उस सुनसान रास्ते को देख रही थी। मिनट बीते गए और उसने फिर से वक्त चेक किया। अब 5:10 हो चुके थे। उदास होकर उसने अपनी कार का दरवाजा खोला और खुद से सोचा, मैं यहाँ आकर आखिर क्या उम्मीद कर रहा था? जैसे ही वो कार में बैठने वाला था, किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो यून सोल उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी और उसकी सांस फूली हुई थी। सॉरी, बहुत सॉरी, मुझे देर हो गई, वो हाँफते हुए बोली। मेरी क्लास उम्मीद से ज्यादा लंबी खिंच गई थी। जून यंग का चेहरा अब भी सीरियस था। उसने कहा, तुम 10 मिनट लेट हो। अपनी सांस संभालते हुए उसने जवाब दिया, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने आई हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वो एकदम सीधी खड़ी हुई और मजबूती से उसकी तरफ देखा। मैं चाहती हूँ कि ये मैरिज एक सीक्रेट रहे, कम से कम जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती। आप कैंपस में बहुत पॉपुलर हैं और अगर ये बात बाहर आई तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जून यंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, तो फिर तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा मिस चॉय। पर उसने अचानक उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो लड़खड़ा कर उसकी बाहों में जा गिरी। उसने उसे मजबूती से थाम लिया। हैरान होकर उसने अपने हाथ उसकी छाती पर रखे और उसे पीछे धकेलते हुए चिल्लाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसे अचानक गले क्यों लगा लिया? एक स्मर्क के साथ वो थोड़ा पास झुका और बोला, खैर, अब हम एक कपल है ना, तो हमें वैसा दिखना भी तो चाहिए। कैंग मैंशन में डिनर के वक्त माहौल थोड़ा टेंशन वाला हो गया क्योंकि सबका ध्यान जुन यंग पर था, जिसने अभी अभी एक खबर सुनाने की बात कही थी। उसने बहुत ही शांत चेहरे के साथ कहा, मैं चॉय यून सियोल से शादी करने जा रहा हूँ। उसके पिता का चेहरा खुशी से चमक उठा। मिस्टर चॉय की पोती, ये तो बहुत बढ़िया खबर है, उन्होंने उत्साह से कहा। इसके उलट मिसेस कांग के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। उसके पिता ने सिर हिलाते हुए अपनी मंजूरी दी। जब वो हमसे मिलने आए थे तभी मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ था, पर मैं पक्का नहीं था। जून यंग ने बड़े आराम से जवाब दिया, हम काफी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि हमारे माता पिता पहले से परिचित हैं। मिसेस कांग ने बात काटते हुए अपनी सख्त आवाज में पूछा, तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में हो? तुम तो पिछले हफ्ते ही उसके कैंपस में पढ़ा रहे थे। क्या ये शादी का फैसला थोड़ा जल्दबाजी में नहीं है? जून यंग ने उनकी आंखों में आंखें डालकर सीधे जवाब दिया, मेरे वहाँ पढ़ाने से बहुत पहले से हम डेट कर रहे हैं, मैंने बस आपको बताया नहीं था। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने आगे कहा, और इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप अपनी सहेलियों की बेटियों के साथ मेरी ब्लाइंड डेट्स फिक्स करती हैं। फिक्र मत कीजिए माँ, मैं यून सोल से शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मिसेस कांग की आंखें फटी रह गईं और वो मन ही मन घबराते हुए सोचने लगी, क्या इसे पता भी है कि प्यार असल में होता क्या है? चिढ़कर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा कांटा कसकर भींच लिया, हालांकि चेहरे पर दिखावटी शांति बनाए रखी। एक जबरदस्ती वाली स्माइल के साथ उन्होंने कहा, जून यंग, तुम उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आते? मैं खुद उससे बात करना चाहती हूँ। फोन पर यून सोल ये खबर सुनकर दंग रह गई। घबराते हुए उसने पूछा, अगर उन्हें शक हो गया तो? जून यंग का लहजा अब भी शांत था। उसने जवाब दिया, बस प्लान पर टिकी रहो, हर बात का वही जवाब देना जैसा हमने डिस्कस किया था। मैं अपनी पुरानी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेट मत होना। कॉल खत्म होते ही यून सियोल अपने फोन को घूरती रह गई और उसके सीने में बेचैनी होने लगी। उसने सोचा, मैं शांत भला कैसे रह सकती हूँ? अगले दिन कांग हाउस में मिसेस कांग ने उसे बड़ी निराशा के साथ देखा और कहा, जून यंग तुम्हें इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकता है? यून सोल ने अजीब महसूस करते हुए जवाब दिया, उन्हें कुछ बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं अकेली ही आ गई। मिसेस कांग ने एक पल के लिए उसे परखा और फिर कहा, उसने हमें शादी के बारे में तो बता दिया है, पर तुम अभी कॉलेज में हो, क्या ये सब थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा? यून सियोल ने खुद को संभाला और मजबूती से जवाब दिया, हमने तय किया है कि मेरे ग्रेजुएट होने तक हम इसे एक सीक्रेट रखेंगे। शक जताते हुए मिसेस कांग ने थोड़ी तीखी आवाज में फिर सवाल किया, तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? टेंशन को भांपते हुए यून सोल ने उनकी चिंता दूर करने की कोशिश की और अपनी आवाज स्थिर रखते हुए कहा, हम इस रिश्ते को लेकर वाकई बहुत सीरियस हैं। ये सुनकर मिसेस कांग थोड़ा शांत हुई और उनके चेहरे के भाव कुछ नरम पड़ गए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, उन्होंने
सोच में पड़ते हुए कहा, बस मेरे कुछ सवाल हैं। उन्होंने सीधा यून सियोल की आंखों में देखा और बहुत ही सीरियस होकर पूछा, क्या तुम वाकई मेरे बेटे से प्यार करती हो? यून सियोल ने पूरी कोशिश की कि वो सच्ची लगे और जवाब दिया, जी हाँ, मैं उन्हें पूरे दिल से चाहती हूँ। मिसेस कैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर पूछा, क्या जून यंग भी तुमसे प्यार करता है? यून सियोल एकदम सुन्न पड़ गई। उसका दिमाग तेजी से जवाब ढूंढने लगा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, एक जानी पहचानी आवाज ने बीच में टोका, मॉम, क्या आपको ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए? यून सोल चौंक गई जब जून यंग कमरे में आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसने मिसेस कांग से कहा, मैंने आपसे कहा ना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको यकीन दिलाने के लिए अब मैं और क्या करूं? उसने नीचे यून सियोल की तरफ देखा और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मॉम, तुमसे कुछ अजीब तो नहीं पूछ रही ना हनी? यून सियोल ने अजीब सा महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, वो बस आपके लिए फिक्रमंद है। मिसेस कांग चुपचाप ये सब देख रही थी और उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, यून सोल ने शिकायत की, क्या आपको वाकई वैसा करने की जरूरत थी? उसका लहजा काफी परेशान था। जून यंग ने बड़े आराम से जवाब दिया, और कैसे मॉम हम पर यकीन करती? उसने पलटकर कहा, आपको मुझे हक करने की जरूरत नहीं थी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जब वो तुमसे ये सवाल पूछ रही थी तब तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। तुम बहुत ही अजीब लग रही थी, खासकर तब जब मैंने तुम्हें हक किया। उसने चिढ़कर कहा, मैं अजीब क्यों नहीं लगूंगी? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है और आपने मुझे पहले से बताया भी नहीं था। जब वो उसके घर पहुंचे तो उसने तमीज से थैंक्स कहा और कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाती, जून यंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने होठों तक ले जाकर चूम लिया। लगता है हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आंखें फटी रह गईं और चेहरा एकदम लाल हो गया। प्रैक्टिस? वो घबरा कर बुदबुदाई। हाँ, प्रैक्टिस, उसने जवाब दिया। जब भी हमें मौका मिले हमें एक असली कपल की तरह दिखना होगा। उसने अपना हाथ झटके से खींचा और पलटकर बोली, नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने फिर चिढ़ाया, मैं इसे अच्छे से संभाल सका हूँ। देखो, तुम अभी से उलझन में पड़ गई हो, बिल्कुल अभी की तरह। वो उसके और करीब आया और शरारती नजरों से उसकी तरफ झुक गया, खासकर तब जब उसके गाल शर्म से और भी ज्यादा लाल हो गए। घबराकर उसने उसे पीछे धकेला। मैंने कहा ना मुझे जरूरत नहीं है, वो चिल्लाई और जल्दी से कार से बाहर निकल गई। उसके जाते ही उसका फोन बज उठा। देखा कि उसके ग्रैंडफादर का कॉल है तो उसने तुरंत उठा लिया। दूसरी तरफ से उसके ग्रैंडफादर की आवाज बहुत ही खुश और जोश भरी थी। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं तो तभी तुम्हारी मैरिज के लिए मान जाता। उनकी खुशी सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, हालांकि उसे थोड़ी घबराहट भी हुई। उसने सोचा, अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कॉल खत्म होने के बाद वो फिर से कार की तरफ मुड़ी। विंडो से अंदर की तरफ झुकते हुए उसने कहा, ठीक है, फिर चलिए प्रैक्टिस करते हैं। कार के अंदर जैसे ही वो उसके और करीब आई, उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हमें वाकई किस करने की प्रैक्टिस करनी होगी? उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी। तुम्हें क्या लगता है? जवाब का इंतजार किए बिना उसने उसे गले से पकड़ा और धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। अगले ही पल उसके होठों ने उसके होठों को छू लिया। वो एकदम सुन्न पड़ गई। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। जैसे जैसे वक्त बीता वो लम्हा और गहरा होता गया और वो उसमें खोती चली गई। काफी देर बाद जून यंग एक हल्की मुस्कान के साथ पीछे हटा। ये एक वेडिंग किस थी, उसने बड़े आराम से कहा और अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाया। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं तो इसके लिए प्रैक्टिस करना तो बनता है ना? अभी भी घबराई हुई हालत में उसने बिना कुछ बोले बस सिर हिलाया और वहां से तुरंत चली गई। कार के अंदर जून यंग पीछे की तरफ झुक गया और अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरने लगा। जो अभी हुआ था उसे याद करके उसके गाल भी हल्के लाल पड़ गए थे। अगले दिन कॉलेज में जब यून सोल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो उसे जून यंग के साथ हुई अपनी बात याद आई। हम इसे एक सीक्रेट रख रहे हैं, पर क्या मैं अपनी किसी एक दोस्त को बता सकती हूँ? मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरा साथ दे सके, उसने पूछा था और वो मान गया था। अब अपने दोस्तों को देखते हुए वो हिचकिचा रही थी कि आखिर किस पर यकीन करे। बाद में जब वो क्योंग यून के साथ चल रही थी तो उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है। क्योंग यून ने चिढ़ाते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हारी शादी हो रही है या ऐसा ही कुछ? अजीब महसूस करते हुए यून सियोल ने जवाब दिया, सच कहूँ तो हाँ। क्योंग यून एकदम जम गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या? किसके साथ? कोई और उनकी बात न सुन ले, इसलिए यून सियोल उसे एक शांत जगह पर ले गई। जब वो अकेले थे तो उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं मिस्टर कैंग से शादी करने जा रही हूँ। क्योंग यून ने उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। शू, धीरे बोलो। यून सियोल ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए फुसफुसाकर कहा, सिर्फ तुम्हें ही इस बारे में पता है तो प्लीज इसे एक सीक्रेट रखना। उसकी दोस्त ने सिर हिलाया और उसे कसकर गले लगा लिया। बधाई हो, आखिरकार तुम्हें रास्ता मिल ही गया। पर थोड़ी देर बाद क्योंग यून की मुस्कान चिंता में बदल गई। पर वो शादी के लिए क्यों पूछ रहे हैं? उनकी वजह क्या है? यून सियोल ने सच बोलने का फैसला किया। वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। उन्हें भी सिर्फ स्टेटस चाहिए और वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। क्योंग यून ने एक पल सोचा और फिर पूछा, रुको, कहीं ये वही तो नहीं जिन्होंने तुम्हें उन सारी ब्लाइंड डेट्स से बचाया था? इससे पहले कि यून सोल जवाब देती, क्योंग यून शरारत से मुस्कुराई, वो तो तुम्हारे व्हाइट नाइट की तरह है ना, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर सबको बचाने आ गया। जैसे जैसे क्योंग यून की कल्पनाएं दौड़ने लगी, यून सियोल ने अपनी आंखें घुमाई, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती सो क्यों उनके पीछे आ गया। तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? उसने हंसी मजाक में पूछा और उन्हें कैंपस के कैफे की तरफ ले जाने लगा।
चलो कॉफी पीते हैं। कॉफी शॉप में जून यंग चुपचाप बैठा अपनी कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी नजर 3 लोगों के एक ग्रुप पर पड़ी जो हंसते हुए कैफे की तरफ आ रहे थे। उसकी नजरें उस एक इंसान पर टिक गईं कि जिससे वो शादी करने वाला था, यून सोल। उसकी चमकती मुस्कान देखकर उसका चेहरा खिल उठा था और एक पल के लिए जून यंग अपनी नजरें वहां से हटा ही नहीं पाया। तभी अचानक एक आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा, जून यंग। उसने मुड़कर देखा तो सूजिन पास ही खड़ी थी। उसने बड़े आराम से जवाब दिया, हेलो सूजिन। सूजिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके पास बैठ गई और बोली, अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ आने वाले हैं तो मैं पहले ही आपको ज्वाइन कर लेती। जब वो बातें कर रहे थे तभी वो ग्रुप कैफे के अंदर आया। सूजिन को देखकर सो क्यून ने जोश में हाथ हिलाया। सूजिन, अरे मिस्टर कांग भी यही है, उसने हैरानी से कहा। फिर सो क्यून ने उत्साह के साथ जून यंग की तरफ देखकर पूछा, हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, क्या आप और सूजिन हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? जून यंग ने यून सियोल की तरफ देखा जो इशारों में उसे मना करने के लिए कह रही थी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आई और उसने उसके इशारों को अनसुना कर दिया। उसने सो क्यून को जवाब दिया, ठीक है मैं चलूंगा। सो क्यून ने खुश होकर कहा, बहुत बढ़िया, तो फिर अभी चलते हैं। रेस्टोरेंट में बैठे हुए यून सोल को जून यंग की मौजूदगी की वजह से काफी बेचैनी हो रही थी। वहाँ का माहौल उसे बहुत टेंशन वाला लग रहा था और वो रिलैक्स नहीं कर पा रही थी। सो क्यून ने हमेशा की तरह उसे एक हाफ कुक्ड अंडा दिया जो वो अक्सर साथ खाते वक्त उसे देता था। तुम्हें ये पसंद है ना? उसने उसकी प्लेट में अंडा रखते हुए कहा। जून यंग ने ये सब देखा और उसकी नजरें उन दोनों पर ही टिक गईं। उसे घूरते देख सो क्यून ने मुस्कुराते हुए बताया, यून सोल जियोजाई आइलैंड से है, उसे खाने के ऊपर अंडा बहुत पसंद है, वहाँ ये आम बात है। जून यंग हल्का सा मुस्कुराया और यून सियोल की तरफ मुड़कर बोला, ओह मुझे ये नहीं पता था, तो फिर तुम सोल कब शिफ्ट हुई? इससे पहले कि यून सियोल कुछ बोल पाती, सो क्यून फिर बीच में बोल पड़ा, जब कॉलेज शुरू हुआ तब वो यहाँ आई थी, उससे पहले वो जियोजाई में अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती थी। यून सोल को बहुत अजीब लगा और उसने मन ही मन सोचा, ये अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकता। उसकी सोच तब टूटी जब सो क्यून ने अपने चॉपस्टिक्स से उसके बाउल में से खाना निकाल लिया। चिढ़कर वो भड़क उठी, हे मेरे खाने में अपनी चॉपस्टिक्स मत डालो, ये लो अब ये सारा तुम ही खा लो। उनकी ये नोक झोंक देकर सो क्यून हंसा और बोला, वाह तुम दोनों के बीच कितनी क्यूट बॉन्डिंग है। फिर उसने मुस्कुराते हुए यून सोल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ हम वाकई बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। जून यंग चुप रहा और उसके चेहरे के भाव पढ़ पाना मुश्किल था। हालांकि यून सोल को महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यूंगिन ने भी चुपचाप एक ठंडी सांस ली क्योंकि उसे भी ये सब बहुत अजीब लग रहा था। खाना खत्म करने के बाद सो क्यून और उसके साथी वहां से चले गए। बाकी तीनों ने उन्हें बाएं कहा और माहौल की गर्मी को भांपते हुए क्यूंग यून ने कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे भी चलना चाहिए। यून सियोल भी उसके साथ निकलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो हिल पाती, जून यंग ने पीछे से उसका बैग पकड़ लिया और उसे रोक दिया। ये देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है तुम पहले चलो। जब सब चले गए तो जून यंग ने उसकी तरफ देखा और सीधे शब्दों में कहा, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, ये मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। चिढ़कर यून सोल भड़क उठी, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, उसने उसे घूरते हुए आगे कहा, और आप आने के लिए मान ही क्यों गए? जून यंग ने शांति से जवाब दिया, हमने तय किया था कि कैंपस में हम अपना रिश्ता सीक्रेट रखेंगे, और इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। मैं बस अपने स्टूडेंट्स के सामने नेचुरल रहने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते हुए यून सियोल ने सोचा, मुझे पता है कि ये कोई असली शादी नहीं है, पर ये आदमी इतना शांत कैसे रह सकता है? जैसे ही वो जाने लगा उसने हुक्म दिया, मेरे साथ कार तक चलो। उसे थोड़ा दुख हुआ और उसने सोचा, मैं मिस्टर कांग जैसे इंसान से आखिर क्या उम्मीद कर रही हूँ। तभी अचानक उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हैरान होकर उसने पूछा, क्या? उसने बहुत ही स्मूथली जवाब दिया, हमें जब भी मौका मिले प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना? वो हिचकिचाई और एक पल के लिए उसे देखती रही। आखिरकार उसने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। हाथ में हाथ डालकर चलते हुए उसने सोचा, आखिरकार ये रिश्ता बिना फीलिंग्स के ही तो होना चाहिए, है ना? उसने मन ही मन ठान लिया, अगर वो कोल्ड हो सकते हैं तो मैं भी हो सकती हूँ। जब वो कार के पास पहुंचे, जोनयुंग ने दरवाजा खोला और कमेंट किया, मैंने नोटिस किया कि तुम हाथ पकड़ने में अब भी अनकंफर्टेबल हो। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने आगे कहा, तुम्हें तो इसमें अब तक एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था, ये देखते हुए कि तुम 108 बार किस कर चुकी हो। यून सियोल ने उसे घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आया कि गुस्सा करे या बात जाने दे। ये सोचकर कि साथ चलने में कोई बुराई नहीं है, उसने बस इतना कहा, सॉरी। खुद को बेहतर दिखाने के लिए उसने फिर से उसका हाथ पकड़ा और पूछा, ऐसे या फिर ऐसे? हाथ पकड़ने के अलग अलग तरीकों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने पूछा, कौन सा ज्यादा रोमांटिक लग रहा है? जूनियोंग ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। ऐसे? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यून सियोल उसे देखने लगी और उसे उसके हाथ की गर्मी महसूस हुई। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसके दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो गई थीं। जब यून सियोल अपनी दोस्त क्योंग यून से बात कर रही थी तो उसकी दोस्त ने इस शादी के तरीके पर अपनी चिंता जताई। कानूनी तौर पर तो ये पक्का है, पर फिर भी ये असली नहीं है। तुम दोनों कब तक ये नाटक करने का सोच रहे हो? क्योंग यून ने गंभीरता से पूछा। यून सियोल ने खुद से कहा, ये सही कह रही है, मुझे एक प्लान बनाना होगा। उसने सोचा, झुनयोंग एक कामयाब बिजनेसमैन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने ये सब पहले से ना सोचा हो। पर मेरा क्या मैं बस अपनी सोचे बिना उसके पीछे चलती रहूंगी? अगले दिन जोनयुंग की कार के अंदर उसने उसे एक कागज पकड़ाया। ये क्या है? उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट है, उसने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया। एक कॉपी आप रख लीजिए, ये एक मैरिज एग्रीमेंट है ताकि हम में से किसी का भी नुकसान ना हो। झुनयोंग ने कागज को गौर से देखा। ये सही है, वो
वो पॉइंट्स को पढ़ते हुए बुदबुदाया। पहला पॉइंट, शादी की बातों को गुप्त रखना ये सही है, पर इसके लिए मैरिटल स्टेटस ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा, इससे बात ज्यादा साफ हो जाएगी। उसने उसकी तरफ एक नजर डाली। मुझे पहले पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम अपनी किसी एक दोस्त को बता रही हो तो मैं भी अपने एक दोस्त को बताऊंगा। आगे बढ़ते हुए उसने दूसरा पॉइंट पढ़ा, सही तरीके से पेश आना, मुझे इससे भी कोई परेशानी नहीं है। फिर वो तीसरे पॉइंट पर पहुंचा, पर्सनल लाइफ अलग रहेंगी। उसने जोर से पढ़ा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसने बीच में ही टोक दिया, जी हाँ, हमारी सच में शादी नहीं हो रही है, इसलिए हम जो चाहें वो करने के लिए आजाद हैं। वो शरारत से मुस्कुराया और अपनी भौहें ऊपर की। तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा सकती हो। उसकी नजरें और भी तीखी हो गईं। बात वैसी नहीं है। उसकी आंखों में चमक थी जब उसने पढ़ना जारी रखा। अचानक उसने कहा, मैं चौथे पॉइंट से सहमत नहीं हूँ। अगर हम अपने घर वालों के सामने प्यार नहीं दिखाएंगे तो उन्हें यकीन कैसे होगा। उसने मजबूती से समझाया, ये हर वक्त करने की जरूरत नहीं है और आपको मुझे पहले से बताना होगा। उसने अपना सिर हिलाया, ये प्रैक्टिकल नहीं है, हमें मौके के हिसाब से चलना होगा। उसने पलटकर कहा, पर हम ज्यादा तो मिलेंगे नहीं, हम पहले से प्लान कर सकते हैं। वो आराम से पीछे झुका और एक बड़ा धमाका किया। ओह, मैं बताना भूल गया, शादी के बाद मेरी माँ चाहती है कि तुम्हारे ग्रेजुएट होने तक हम फैमिली हाउस में ही रहें। ये उनकी शर्तों में से एक है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। और आप मुझे ये अब बता रहे हैं? उसकी चिढ़ को अनदेखा करते हुए उसने आगे कहा, इसीलिए पॉइंट 4 और 5 हटा देने चाहिए। रही बात पॉइंट 6 की। वो रुका और उसे देखा। अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर नहीं रहते तो तुम्हारे लिए इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं बचेगा, इसलिए मैं ये समझ सका हूँ। उसका गुस्सा फूट पड़ा। पॉइंट 5 क्यों हटाना है? उसने सादगी से जवाब दिया और उसके और करीब आ गया। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा या फिर? वो रुका और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्या तुम्हें डर है कि तुम बहक जाओगी? गुस्से से उसके गाल लाल हो गए और उसने उसे घूर कर देखा। ठीक है, उसने दांत पीसते हुए कहा और पॉइंट 4 को काट दिया। पर पॉइंट 5 रहेगा, मैं पॉइंट 4 को बदल दूंगी। उसने उसे बदला हुआ एग्रीमेंट पकड़ाया। उसने उसे जोर से पढ़ा, एक ही बेड पर नहीं सोना। जी हाँ, उसने मजबूती से जवाब दिया। ये मैरिज एक बिजनेस है, कोई इमोशनल रिश्ता नहीं। सही कहा ना? बिना किसी बहस के उसने कागज पकड़ा और उस पर साइन कर दिए। उसने उसे गंभीरता से देखा और कहा, जब आपका काम हो जाए तो अपनी आंखें बंद कर लेना। वो थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्यों? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसने देखा कि वो उसकी तरफ झुक रही है और उसकी आंखें बंद हैं। वो एकदम जम गया। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और उसकी हिचकिचाहट समझ गई। घबराकर उसने उसके गाल पकड़ लिए। सॉरी, मैं अपनी हैट उतारना भूल गई थी। मैं बस वेडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती उसने हाथ बढ़ाकर उसकी हैट हटाई और उसे एक तरफ फेंक दिया। एक झटके में वो उसकी तरफ झुका और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। वेडिंग किस, वो धीमी आवाज में बुदबुदाया। दूल्हा शुरू करता है। जैसे ही वो करीब आया उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी नजरें उसकी नजरों में जमी थीं। जैसे ही उसने अपने होंठ उसके होठों पर रखे उसकी सांसें अटक गईं। वो दोनों उस पल में खो गए और उन्हें इस रिश्ते की अहमियत समझ आने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए और शादी का दिन करीब आता गया, यून सोल का फोन लगातार बज रहा था। वेन्यूज की बुकिंग, शादी की तैयारियां और ढेर सारी छोटी छोटी डिटेल्स के अपडेट्स आ रहे थे। वो जून यंग की मां के साथ हर जगह जा रही थी, चाहे वो अपने बेडरूम के लिए शॉपिंग करना हो, वेडिंग केक छकना हो या फिर वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करना हो। एक दोपहर जैसे ही उसने अपनी वेडिंग ड्रेस पहनी और आईने के सामने खड़ी हुई, उसे अचानक एहसास हुआ कि ये शादी भले ही एक कॉन्ट्रैक्ट हो, पर फिर भी ये सब बहुत असली है। वो आईने में खुद को देखती रही और उसके मन में भावनाओं का तूफान उठने लगा। शादी का फंक्शन जोजाई आइलैंड पर उनके पुराने घर में होने वाला था। गार्डन में टहलते हुए उसने देखा कि वहाँ सजावट, फूलों और टेबल्स का काम कितनी तेजी से चल रहा है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश क्यों नहीं महसूस कर रही। घर के अंदर उसकी आंट उसके पास आई और चिंता जताते हुए पूछा, जून यंग कहाँ है? मैंने उसे अब तक नहीं देखा। उसे अब तक यहाँ ला जाना चाहिए था। ये सुनकर यून सियोल के दिल में बेचैनी होने लगी और उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। तभी अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा तो वहाँ उसका होने वाला हस्बैंड खड़ा था। वो अपने सामान के साथ वहाँ खड़ा था और उसके चेहरे पर एक सुकून देने वाली मुस्कान थी। उसे देखते ही यून सियोल को बहुत राहत मिली और उसका दिल अचानक से खुश हो गया। उसकी हालत देखकर जून यंग उसके पास आया और उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। उसने कहा, सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए ही आ गया। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, उसकी आंट वहाँ आ गई और यून सियोल ने तुरंत उन्हें जून यंग से मिलवाया। जब उसकी आंट और जून यंग शादी के बारे में बातें करने लगे तो यून सियोल की नजरें उस पर ही टिक गईं। बिना पता चले उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसे सच में बहुत शांति और खुशी महसूस हुई। रात को चॉय हाउस में सब लोग डिनर टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। यून सियोल की आंट ने उसे प्यार से डांटा, तुम्हें और खाना चाहिए वरना शादी वाले दिन तुम बेहोश हो जाओगी। यून सियोल ने मना करते हुए कहा, आंट, मैं ज्यादा नहीं खा सकती वरना मेरी ड्रेस फिट नहीं आएगी। पास ही बैठे जून यंग ने बड़े भरोसे के साथ कहा, फिक्र मत कीजिए आंट, शादी के बाद मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये पेट भरकर खाए। यून सियोल ने सिर हिलाया और कहा, देखा, अब आप रिलैक्स कर सकती हैं। उसकी आंट ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि यून सियोल को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ये सुनकर जून यंग ने अपनी भौहें ऊपर की और उसकी तरफ मुड़कर बोला, ओह सच में, इसने मुझे कभी ये बात नहीं बताई। उसके ग्रैंडफादर हंसते हुए बोले, ये ऐसी ही है, जो महसूस करती है वो हमेशा कहती नहीं, और ये तुम्हें पूरे दिल से चाहेगी। बाद में जब यून सोल जून यंग के लिए कमरा तैयार कर रही थी, वो अपना सामान लेकर अंदर आया। चारों तरफ
देखते हुए उसने पूछा, क्या ये तुम्हारा कमरा है? उसने जवाब दिया, हाँ, आज रात मैं अपनी आंट के कमरे में सो जाऊंगी। अगर आपको यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उसके लिए सॉरी। उसने सादगी से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने धीरे से पूछा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हैं? मैं आपके लिए इससे बेहतर कमरा तैयार रखती। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाकर बड़े प्यार से उसके बालों की एक लट को उसके कान के पीछे किया। क्योंकि मेरी होने वाली वाइफ ने शादी से एक दिन पहले मुझे कांटेक्ट करने की जहमत तक नहीं उठाई, तो खुद उसे ढूंढने आने के अलावा मैं और क्या करता। अचानक हुए इस बर्ताव से वो उसे देखती रह गई और वो हल्का सा मुस्कुराया। उसने सच्चे दिल से कहा, आने के लिए शुक्रिया। जून यंग की मुस्कान और गहरी हो गई और वो उसके करीब आया। फिर उसने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। पीछे हटते हुए उसने प्यार से कहा, गुड नाइट मेरी ब्राइड। ये सुनकर उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। शादी वाले दिन सेरेमोनी शुरू होने के लिए सब कुछ तैयार था। जब जून यंग तैयार हो रहा था, उसके दोस्त ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम शादी कर रहे हो। कुछ दिन पहले तक तो तुम अपनी मॉम की भेजी हुई ब्लाइंड डेट्स पर जा रहे थे। वैसे ये ब्राइड है कौन? एक मुस्कान के साथ जून यंग ने जवाब दिया, यकीनन वो तो नहीं जिससे मैं किसी ब्लाइंड डेट पर मिला था। उसके दोस्त का लहजा गंभीर हो गया। तो फिर कौन? सवाल को अनसुना करते हुए जून यंग ने उस कमरे का दरवाजा खटखटाया जहां यून सियोल तैयार हो रही थी। उसकी दोस्त ने दरवाजा खोला और कहा, वो अभी तैयार नहीं हुई है। पर जून यंग नहीं माना। उसने भरोसा दिलाते हुए कहा, बस 1 मिनट लगेगा, और वो अंदर चला गया। उसने आवाज दी, यून सियोल। पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो वहीं जम गया और उसकी आंखें फटी रह गईं। सामने यून सियोल खड़ी थी, अपनी वेडिंग गाउन में एक बहुत ही खूबसूरत ब्राइड लग रही थी। उसे घूरते देख उसने पूछा, जी? जब उसे एहसास हुआ कि वो काफी देर से चुपचाप खड़ा है, तो जून यंग ने अपना गला साफ किया और अपने दोस्त की तरफ इशारा किया, ये मेरा बिजनेस पार्टनर और ग्रूम्समैन है, मैंने सोचा मिलवा दूं। उसने तमीज से हाथ जोड़कर नमस्ते किया और फिर अपनी सहेली को जून यंग के दोस्त से मिलवाया। जान पहचान होने के बाद जून यंग ने अपने दोस्त को याद दिलाया, चूंकि ये एक सीक्रेट मैरिज है तो ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके दोस्त ने सिर हिलाया, समझ गया, मैं प्रैक्टिस के लिए पहले बाहर जाता हूँ। यून सियोल की सहेली ने भी कहा, मैं भी चलती हूँ, अभी तुम दोनों अकेले बात कर लो। जाने से पहले दोनों ने सलाह दी, बस रिलैक्स करो, ठीक है? दरवाजा बंद होने के बाद यून सोल ने घबराते हुए जून यंग की तरफ देखा, क्या हम वाकई इतने टेंशन में लग रहे हैं? जून यंग ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, मैं तो नहीं हूँ, क्या तुम हो? उसने कहा, बिल्कुल हूँ, अगर हमारा नाटक पकड़ा गया तो मेरे ग्रैंडफादर टूट जाएंगे। अपने सीने पर हाथ रखते हुए उसने आगे कहा, तो ऐसा महसूस होता है? कोई ताज्जुब नहीं कि लोग अपनी शादी के दिन भाग क्यों जाते हैं। जून यंग उसके और करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तो जैसा उन्होंने सलाह दी, क्या हमें रिलैक्स होने के लिए किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? वो उसकी तरफ झुका, उसका चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब था और उनके होठों में बस कुछ ही इंच की दूरी थी। पर अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हें अपना मेकअप फिर से करना पड़ेगा। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। घबरा कर उसने उसे पीछे धकेला, आप हमेशा किसके बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं? आप बड़े परवर्ट हैं। जून यंग हंसा और मजेदार मुस्कान के साथ पीछे हट गया। देखा, अब तुम्हारी घबराहट गायब हो गई ना? वो वहीं खड़ी रह गई और उसे जाते हुए देखती रही। उसने सोचा, ये अभी क्या हुआ? उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। शादी के मंडप की हल्की छांव में जून यंग अपनी ब्राइड का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें सामने वाले रास्ते पर टिकी थीं और तभी यून सियोल वहां आई। वो अपने ग्रैंडफादर का हाथ पकड़े बहुत ही धीरे और शर्माते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, यून सियोल के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं। वो उसे लगातार देख भी नहीं पा रही थी, लेकिन जून यंग एकदम शांत खड़ा था और उसकी आंखें यून सियोल पर ही टिकी थीं। जब वो आखिरकार उसके पास पहुंची, तो जून यंग अब और इंतजार नहीं कर पाया और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके ग्रैंडफादर ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर धीरे से यून सियोल का हाथ जून यंग के हाथ में दे दिया। ये एक खामोश इशारा था भरोसे का। शादी की रस्में आगे बढ़ी और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को रिंग्स पहनाई, उनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबके चेहरे मुस्कान से खिले हुए थे। तभी अचानक ग्रूम्समैन ने ऐलान किया, अब शादी की कस्मों को पूरा करने के लिए केस का वक्त आ गया है। ये सुनते ही यून सियोल एकदम सहम गई। जून यंग ने धीरे से उसके कान में कहा, अब हमारी प्रैक्टिस का रिजल्ट दिखाने का वक्त आ गया है, रिलैक्स करो, तुम बहुत अकड़ी हुई लग रही हो। जैसे ही उसने उसका वेल हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने घबराते हुए फुसफुसा कर कहा, पर हमने इतने सारे लोगों के सामने प्रैक्टिस नहीं की थी। वो हल्का सा हंसा और उसे भरोसा दिलाते हुए बोला, बस अपनी आंखें बंद कर लो। उसने फटी आंखों से उसे देखा और फिर उसकी बात मानकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जून यंग उसकी तरफ झुका, उसका चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था और अगले ही पल उनके होंठ मिले और उन्होंने एक किस के साथ अपनी शादी मुकम्मल की। वहां मौजूद लोग तालियों से गूंज उठे और इसी के साथ वो अब आधिकारिक तौर पर मिस्टर और मिसेस कैंग बन चुके थे। उनके पेरेंट्स के जाने के बाद यून सोल और जून यंग ने उन्हें विदा किया और हर चीज के लिए थैंक यू बोला। अब जब वो अकेले थे तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए जून यंग ने पूछा, क्या तुम्हें पहले नहाना है या मैं जाऊं? यून सियोल ने जवाब दिया, ओहो, तुम पहले चले जाओ, मैं अपना सामान समेट लेती हूँ। जून यंग ने सिर हिलाया और बाथरूम की तरफ चल दिया। अकेली खड़ी वो बिस्तर के पास सोच में डूबी थी। आज रात से ये कमरा उन दोनों का था। वो बड़ा बेड 2 लोगों के लिए काफी था। उनके कपड़े भी एक साथ सलीके से लगे हुए थे। उनकी हर शेयर की हुई चीज इस शादी को एकदम असली बना रही थी, खासकर जून यंग की मौजूदगी। जून यंग जल्द ही अपने नाइटवेयर में वापस आ गया। उसने कहा, मैं
फ्री हूँ, अब तुम नहाने जा सकती हो। क्या तुमने अपना सामान समेट लिया? उसने जवाब दिया, हाँ, ज्यादातर तो तुम्हारी मम्मी ने पहले ही कर दिया था। ये कहते हुए उसने अपनी सहेली योंग अन का दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स खोला। जून यंग के पजामास को देखकर उसने कमेंट किया, अरे तुमने आंट के दिए हुए पैजामे पहने हैं। उन्होंने मैचिंग सेट्स के लिए बहुत जिद की थी। अचानक उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। जब उसने बॉक्स को थोड़ा और खोला, उसने हड़बड़ी में उसे जोर से बंद कर दिया। जून यंग ने जिज्ञासा के साथ पूछा, उसमें क्या है? उसने अजीब तरीके से जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, बस योंग अन का दिया हुआ एक गिफ्ट है। उसने पास आते हुए कहा, क्या ये हम दोनों के लिए है? मुझे देखने दो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, बॉक्स को खींचने के चक्कर में वो खुल गया और उसका सारा सामान बाहर गिर गया, जिसमें एक बहुत ही सेक्सी नाइट गाउन था। वो चिल्लाई, अरे मत देखो, मैंने ये नहीं मांगा था, और पागलों की तरह उसे उठाने लगी। जून यंग मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम बहुत नर्वस लग रही हो। आखिर तुम क्या सोच रही हो यूनसेओल? वो एकदम पीछे मुड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन नर्वस है? ये पहली बार है जब मैं किसी आदमी के साथ कमरा शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं सावधान रह रही हूँ। असल में तुम नर्वस हो, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ कर ना दूं, है ना? जून यंग और करीब आया और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोला, हम हस्बैंड और वाइफ हैं, हम ये कभी भी कर सकते हैं। उसने अपना अंगूठा उसके होठों पर फेरा। क्या ख्याल है? उसके हाथ अपने आप जून यंग की चेस्ट पर दब गए। उसने हकलाते हुए पूछा, क्या ख्याल? कैसा? उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। बिना कुछ कहे वो उसकी तरफ झुका, उसके होठों को छुआ और फिर उन्हें एक गहरे किस में बदल दिया। उसकी आंखें फटी रह गईं, लेकिन जल्द ही वो बंद हो गई और उसने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। वो उस पल में खो गई थी। किस के बीच में ही उसने अपनी आंखें खोली और उसका रिएक्शन देखकर मुस्कुराया। पीछे हटे हुए उसने धीरे से फुसफुसाया, रुको, सब लोग अभी जागे हुए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम इससे आगे न बढ़ें। उसका चेहरा एकदम सुर्ख लाल हो गया। उसने कहा, किसने कहा कि हमें आगे बढ़ना है? वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट में है, हम एक ही बेड पर नहीं सो रहे हैं। वो हंसा। खैर, ऐसा लगता है कि हमें अपने हनीमून तक सब्र करना पड़ेगा। यून सोल ने खींचते हुए सोचा, क्या ये आदमी कभी किसी की सुनता है? रात गहरी होते ही कैंग घर में यून सियोल बिस्तर पर बैठी जून यंग को छुप छुप कर देख रही थी, जो सोफा पर बैठकर अपने टैबलेट में बिजी था। उसने खुद को समझाया, शांत हो जाओ यून सियोल, नए जोड़े की पहली रात खास होती है, लेकिन उसे सिर्फ एक रूममेट की तरह समझो, वो कुछ नहीं करेगा। जून यंग ने आराम से कहा, अगर तुम लाइट बंद करना चाहती हो तो ठीक है। उसने देखा कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे ही सो गई है। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर चुपचाप चादर उठाई और उसे अपनी बाहों में भरकर आराम से लिटा दिया। वो उसके शांत चेहरे को देखता रहा। उसकी नजरें उसके होंठों पर जाकर रुक गईं। वो अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था, लेकिन आखिर में उसने कंबल को उसके चारों तरफ अच्छे से लपेटा और उसके बाल कान के पीछे किए। वो नींद में थोड़ा सा बुदबुदाई और फिर करवट लेकर चैन से सो गई। सुबह बहुत जल्दी हो गई। अलार्म की तेज आवाज ने यून सोल को झटके से जगा दिया। वो एकदम सीधी होकर बैठी और सोचने लगी कि मैं आखिर कब सो गई। उसने सोफा की तरफ देखा तो वो खाली था। उसने घबराकर बिस्तर की दूसरी तरफ चेक किया, पर वहां भी कोई नहीं था। उसने सोचा कि वो कहाँ गया। नीचे जाकर उसने अपने इन लॉज को बड़े प्यार से विश किया, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग मदर, क्या आप ठीक से सोए? मिस्टर कांग ने प्यार से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग बेटा, हाँ हम ठीक हैं, तुम बताओ। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मिसेस कांग बीच में ही बोल पड़ी कि जूनियंग कहाँ है। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। पीछे मुड़कर देखा तो जोनियोंग ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी रन करके आया हो। मिसेस कांग ने उसे डांटते हुए कहा, जोनियोंग आज के दिन भी एक्सरसाइज तुम्हें अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए था, यहाँ उसका पहला दिन है। जोनियोंग ने सादगी से कहा, सॉरी मॉम। उन्होंने उसे सीढ़ियों की तरफ धक्का देते हुए कहा कि जाओ जल्दी से शॉवर लेकर नीचे आओ। सीढ़ियों पर जाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो यून सियोल घर वालों के साथ मजे से बातें कर रही थी। किचन में मिसेस कैंग ने कहा कि बेटा तुम्हारी क्लासेस हैं, इसलिए तुम्हें खाना बनाने में मदद करने की जरूरत नहीं है। पर जिम्मेदारी महसूस करते हुए यून सियोल बोली कि अरे मैं मदद कर सकती हूँ। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद जूनियोंग खड़ा हुआ और बोला, खाने के लिए शुक्रिया, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। वो यून सियोल की तरफ मुड़ा और बड़े प्यार से उसकी कमर पर हाथ रखा। उसके कान के पास झुकर उसने धीरे से कहा, तुम अपना नाश्ता खत्म करो डियर, मैं अब चलता हूँ। घर वाले उन दोनों के इस प्यार को देखकर मुस्कुराने लगे। थोड़ा घबराते हुए पर नाटक को जारी रखते हुए यून सियोल ने भी हल्के से उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोली, मेरा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने चलती हूँ। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, जोनियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यून सोल तुम्हारी एक्टिंग तो बेहतर होती जा रही है, एकदम असली लग रही है। उसने अपना सिर झुकाकर मजाक में पूछा, या फिर तुम्हें अपनी इस नई पहचान में मजा आने लगा है? यून सियोल ने झिझकते हुए सावधानी से पूछा, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे एक बात पूछनी थी, क्या तुम सच में कल रात सोफा पर सोए थे? जूनियोंग ने अपने कंधे पर हाथ रखा जैसे उसे दर्द हो रहा हो और बोला, हाँ, और अब मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति किसी कीटाणु जैसा गंदा है जो तुम मेरे साथ सोना भी नहीं चाहती? उसने चिढ़ते हुए कहा कि ये हमारे अग्रीमेंट का हिस्सा था।
जूनयोंग उसके लाल होते गालों को मजे से देख रहा था। उसे यून सियोल के चेहरे पर गुस्सा देखकर और भी मजा आ रहा था। बाद में जब यून सियोल बस में बैठी थी तो जूनयोंग की बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। वो सोचने लगी कि उसका मतलब क्या था। क्या वो मुझे बुरा महसूस कराना चाहता है ताकि मैं उसे बेड पर सोने दूं? उसने एक ठंडी आह भरी। अभी तो पहला ही दिन है और चीजें इतनी उलझ गई हैं। मैंने सोचा नहीं था कि कैंग जूनयोंग की पत्नी बनना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल होगा। वो बहुत ही अजीब इंसान है। मुझे उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? क्या वो इस शादी को थोड़ा आसान नहीं बना सका? तभी उसकी नजर अपनी उंगली की वेडिंग रिंग पर गई और उसे एक बात समझ आई। उसे स्कूल में वेडिंग रिंग नहीं पहननी चाहिए। वो पास की एक दुकान पर रुकी और कुछ फैशन रिंग्स खरीद ली। अब अपनी उंगलियों में बहुत सारी रिंग्स पहनकर वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। क्लासरूम में सियोक ह्यून ने यंग ह्यून से पूछा, तुमने सच में यून सोल को नहीं देखा? परेशान होकर उसने झिड़कते हुए कहा, तुम मुझसे ये कितनी बार पूछोगे? नहीं, मैंने नहीं देखा। तभी यून सियोल हाँफते हुए अंदर आई। सियोक ह्यून तुरंत अपनी सीट से उछल पड़ा। उसने हाथ हिलाते हुए आवाज दी, हे यून सियोल, यहाँ बैठो। जब वो बैठ गई तो उसने आगे कहा, मैंने ये सीट तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी। उसने जवाब दिया, ओह थैंक्स। सियोक ह्यून ने गौर किया और बोला, तुम कहाँ थी? तुम्हारा लेट होना बहुत अजीब है। तुम काफी थकी हुई लग रही हो। उसने झिझकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस मैंने घर बदला है। उसने जिज्ञासा से पूछा, ओह कहाँ? यून सियोल ने समझाया, वो थोड़ा दूर है, करीब 40 मिनट का रास्ता है। उसने फिर सवाल किया, क्यों? तुम्हारा पुराना घर तो कैंपस के पास था। इससे पहले कि वो जवाब देती, क्योंयून बीच में बोली, उसके दादाजी उसे लेकर बहुत फिक्रमंद थे, इसलिए वो अब रिश्तेदारों के साथ रह रही है। यून सियोल ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ हाँ में हाँ मिलाई। उसकी उंगलियों में रिंग्स को देखकर सियोक ह्यून ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूछा, तुमने कब से रिंग्स पहनना शुरू कर दिया? जवाब मिलने से पहले ही वो मुस्कुराते हुए बोला, ओह तुम लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो कर रही हो, है ना? जब वो दोनों मजाक मस्ती कर रहे थे तभी जून यंग ने क्लास में एंट्री की और उसकी तेज नजरों ने सामने का ये नजारा देख लिया। देर रात जब जून यंग घर लौटा तो लिविंग रूम में घुसते ही वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। यून सोल की आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या तुम हमेशा इतनी देर से घर आते हो? उसने जवाब दिया, मुझे लगा था तुम अब तक सो गई होगी। उसने बताया, अभी नहीं, मुझे अभी कुछ असाइनमेंट्स खत्म करने हैं। उसने छेड़ते हुए पूछा, तुम स्टडी रूम में पढ़ाई क्यों नहीं करती? या फिर तुम मेरा इंतजार कर रही थी? उसने पलटकर कहा, अपनी तारीफ खुद मत करो। मैंने कहा ना, मैं पढ़ रही थी। उसने पूछा, क्या तुम हमेशा इतनी देर तक पढ़ती हो? उसने माना, हमेशा तो नहीं। उसने सख्ती से कहा, कल मेरा इंतजार मत करना, बस सो जाना। उसने जवाब दिया, मैं इंतजार नहीं कर रही थी। जून यंग ने कपड़े बदलने जाने से पहले कहा, ठीक है, शायद तुम पढ़ रही हो, पर इतनी देर तक जागने की जरूरत नहीं है। तभी उसका फोन बजा और वो मुड़ी। वो सियोक ह्यून था। उसने जल्दी से कॉल काट दी। जून यंग ने सवाल किया, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? उसने झूठ बोला, वो कोई अननोन नंबर था। फोन फिर से बजा। जून यंग ने सलाह दी, इसे इग्नोर मत करो। अगर कोई इतनी रात को कॉल कर रहा है तो ये अर्जेंट हो सकता है। मन मारकर उसने कॉल उठाया। हेलो यून सोल, तुम मेरी कॉल्स इग्नोर क्यों कर रही थी? सियोक ह्यून की आवाज आई। उसने खींचते हुए डांटा, क्या तुम्हें पता भी है कि क्या टाइम हो रहा है? उसने मासूमियत से कहा, मैं बस बात करना चाहता था। उसने कहा, अगर ये अर्जेंट नहीं है तो मैं फोन रख रही हूँ। याद है ना, मैंने घर बदल लिया है। उसने शक के साथ पूछा, क्या तुम किसी के साथ कमरा शेयर कर रही हो? जून यंग की तरफ देखते हुए उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा एक रूममेट है। मुझे रात में फालतू कॉल मत किया करो, बाय। कॉल काटते हुए वो जून यंग की तरफ मुड़ी। वो अर्जेंट नहीं था, मैं अब सोने जा रही हूँ, ठीक है? उसने पूछा, उस रूममेट से तुम्हारा मतलब मैं था? उसने बुदबुदाते हुए कहा, खैर समझो वैसा ही, गुड नाइट। वो वहीं खड़ा रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अगली सुबह जून यंग अपनी रोज की तरह अर्ली मॉर्निंग रन के लिए निकल गया। यून सियोल जब जागी तो उसकी नजर खाली सोफा पर पड़ी। उसने सोचा कि वो इतनी जल्दी जाग जाता है और घर भी इतनी देर से आता है, क्या उसका हर रात काउच पर सोना सच में ठीक है? उसे थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा था। उस रात 1 बजे के बाद जब जून यंग चुपचाप वापस आया तो उसने देखा कि यून सियोल गहरी नींद में सो रही है और उसका फोन उसके पास ही रखा है। उसने मन ही मन सोचा कि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें मेरा इंतजार न करने के लिए कह रहा हूँ, पर जब तुम्हारा रूममेट यहाँ नहीं होता तो तुम सियोक ह्यून से बातें करती हो। फोन की तरफ देखते हुए उसकी नजरें गहरी हो गईं। चिढ़कर वो अपने नाइटवियर बदलने के लिए मुड़ गया। वापस आने के बाद जब वो उसका फोन हटाने के लिए नीचे झुका तो हलचल महसूस होते ही यून सोल की नींद खुल गई। उसने नींद में फुसफुसाते हुए पूछा, जून यंग, क्या तुम घर आ गए? अचानक पकड़े जाने पर उसने जवाब दिया, ओह ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं बस तुम्हारा फोन हटा रहा था। उसने प्यार से यकीन दिलाया कि मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं बस ये कहना चाहती थी कि अगर तुम काउच पर न सो तो। वो हैरान होकर वहीं रुक गया। उसने समझाया कि मैंने इसके बारे में सोचा, तुम्हें हर रात काउच पर सुलाना ठीक नहीं है। मैंने वो नियम इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ अलग अलग बेड्स होंगे, पर यहाँ सिर्फ एक ही बेड है और ये नाइंसाफी है। उसे अभी भी बुद्ध बना देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? जून यंग ने सावधानी से पूछा, क्या तुम श्योर हो? बेशक मैं कुछ अजीब नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। अपना चेहरा थोड़ा घुमाते हुए उसने जवाब दिया, मुझे डर नहीं लग रहा, बस ये पोजीशन थोड़ी अजीब है।
उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने मजाक में चेतावनी दी, पर याद रखना, मुझे नींद में लात मारने की आदत है। जून यंग बेड की दूसरी तरफ लेट गया। उसकी तरफ पीठ करते हुए उसने सोचा, मैं ये क्या कर रही हूँ, उसे यहाँ सोने दे रही हूँ। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने खुद को समझाया कि रिलैक्स यून सोल, बस इसे स्कूल के कैंपिंग जैसा समझो। अचानक जून यंग ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। वो तेजी से फुसफुसाई, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने वापस फुसफुसाते हुए जवाब दिया, अगर हम ऐसे सोएंगे तो तुम मुझे लात नहीं मार पाओगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे सोने के बाद तुम सोफा पर चली जाओ। उसकी गर्माहट ने उसे घेर लिया और वो बहस नहीं कर पाई। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दोनों एक दूसरे के गले लगकर सुकून की नींद सो गए। अगली सुबह जब जून यंग पैदल जा रहा था तो पिछली रात की यादें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। घर पहुंचते ही वो सीधा बेडरूम की तरफ गया। उसने आवाज दी, यून सोल, आज तुम्हारी क्लास कितने बजे है? क्या हमें साथ चलना चाहिए? पर कमरा खाली था। उसने उसे पुकारा और घर का हर कोना छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिली। फिक्रमंद होकर उसने अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने आराम से जवाब दिया, ओह, उसने किसी असाइनमेंट का जिक्र किया था और जल्दी निकल गई। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? वो वहीं खड़ा रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कॉलेज में यून सोल, क्यूंग उन और सियोक ह्यून साथ चल रहे थे और कॉफी पी रहे थे। यून सोल ने कहा, ये बहुत रिफ्रेशिंग है। सियोक ह्यून ने उसे छेड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हारी नींद पूरी हुई या फिर तुम्हारा अपने रूममेट के साथ झगड़ा हुआ है? उसने सोचा, सच में कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस ये था कि हम पहली बार साथ सोए थे। उसे याद आया कि जून यंग के पास सोना उसे कितना सुकून दे रहा था। उसकी बाहों में उसे बहुत सेफ महसूस हुआ। सुबह उसे फेस करने में थोड़ी झिझक हो रही थी, इसलिए वो उसके जागने से पहले ही जानबूझकर निकल गई थी। अचानक सियोक ह्यून ने पूछा, हे, तुम्हारी रूममेट क्या वो मेरे टाइप की है? यून सियोल ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हो। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, इसमें गलत क्या है? मैं बस उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तभी क्योंग यून ने हाथ उठाया और बताया, ओह, मैं उससे मिल चुकी हूँ। सियोक ह्यून ने उतावले होकर पूछा, सच में? मुझे उसके बारे में और बताओ। क्योंग यून ने सोचते हुए कहा, वो ब्यूटीफुल भी है और हैंडसम भी। उसके बाल ब्लैक हैं। सियोक ह्यून यून सियोल की तरफ मुड़ा और मजाक में बोला, प्लीज मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाओ, आखिर हम दोस्त हैं। उसी वक्त जून यंग वहाँ पहुंच गया। उसने विश किया, गुड आफ्टरनून। यून सोल को छोड़कर बाकी सबने जवाब दिया, गुड आफ्टरनून मिस्टर कांग। उनकी आंखें मिली और दोनों के बीच तनाव सा महसूस होने लगा। सियोक ह्यून, जो उनके रिश्ते से अनजान था, जून यंग से बातें करने लगा। क्यूंग योन ने धीरे से कहा, लगता है इसकी विश पूरी हो गई, तुम्हारी रूममेट से मिल लिया। जून यंग की उंगली में रिंग देकर सियोक ह्यून ने जिज्ञासा से पूछा, मिस्टर कांग, आपने रिंग पहनी है? क्या आप मैरिड हैं? ये सुनकर यून सियोल झटके से पीछे मुड़ी। क्योंग यून ने बात संभालते हुए कहा, ओह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मिलिट्री सर्विस वाली रिंग है ना? यून सियोल ने भी जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, मैंने भी ऐसी पहले देखी है। सियोक ह्यून ने उनकी बात मान ली और यून सियोल का हाथ पकड़कर बोला, लोग आजकल रिंग्स के पीछे पागल हैं। देखो, यून सियोल ने भी पहनी है। उसने चिढ़कर अपना हाथ पीछे खींचा। सियोक ह्यून ने आगे कहा, मैंने कल रात तुमसे कहा था ना कि मैंने क्लब में भी लोगों को ऐसी रिंग्स पहने देखा है। जून यंग चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और उसकी तेज नजरें उन पर टिकी थीं। उसका ऐसा इंटेंस लुक देखकर यून सियोल पर दबाव बढ़ने लगा। उसने सोचा, क्या ये नाराज है? क्या हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी? उस शाम घर पर यून सियोल ने सावधानी से पूछा, तुमने आज रिंग क्यों पहनी थी? उसने पलटकर सवाल किया, क्या तुमने भी अपनी नहीं पहनी है? उसने समझाया, हाँ, पर मैं कम से कम इसे दूसरी रिंग से छुपा तो रही हूँ। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्यों? क्या तुम्हें डर है कि सियोक ह्यून इसे देख लेगा? यून सियोल ने चिढ़ते हुए कहा, तुम उसका नाम बीच में क्यों ला रहे हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि वो। जून यंग अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में अपनी भावनाओं को बीच में नहीं आने देना चाहिए। बिना एक शब्द बोले उसने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया और हुक्म दिया, इस रिंग को कभी मत उतारना। उसकी इस हरकत से यून सोल की आंखें फटी रह गईं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपना हाथ छुड़ाते हुए वो चिल्लाई, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो? उसने पलटकर जवाब दिया, खेल कैसा? हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मेरी वाइफ हो। तुम ही तो थी जिसने बिना भावनाओं वाली शादी पर जोर दिया था। क्या तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो कर रही हो या फिर तुम्हारी भावनाओं का क्या? ये सुनकर वो सन्न रह गया और उसके पास कोई जवाब नहीं था। बाद में रात को जब वो दोनों बिस्तर पर थे, जून यंग सोचने लगा, फीलिंग्स उनका कोई मतलब नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। बहुत से कपल बिना प्यार के भी साथ रहते हैं। मुझे ये कहना चाहिए था, पर मैं कह क्यों नहीं पाया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर मिसेस कैंग ने पूछा, क्या तुम दोनों ने अपना हनीमून प्लान किया? शादी के बाद इसे ज्यादा टालना ठीक नहीं है। जून यंग, ज्यादा बिजी मत रहो और अपनी वाइफ को वेकेशन पर ले जाओ। यून सोल ने जवाब दिया, हम गुआम जाने की सोच रहे हैं। मिस्टर कांग बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिसेस कांग ने उत्साह से पूछा, तो कब जाने का प्लान है? गर्मियों की शुरुआत में। जून यंग मान गया, हाँ, सही कहा। यून सोल ने बात आगे बढ़ाई, हम अभी अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से डेट्स सेट कर रहे हैं। फिर मिसेस कांग ने मुस्कुराते हुए कहा,
तो चलो इस वीकेंड शॉपिंग पर चलते हैं। झिझकते हुए यून सोल ने सिर हिलाया। ठीक है मॉम। बाद में मॉल में यून सियोल ने मिसेस कैंग की पसंद की एक सुंदर ड्रेस पहनकर देखी। उसने कहा, मॉम मुझे लगता है टी शर्ट्स और शॉर्ट्स काफी रहेंगे। मिसेस कैंग ने प्यार से जिद की, तुम अपनी पसंद का बाद में खरीद लेना, पर मैं ये तुम्हारे लिए लेना चाहती हूँ। तुम इसमें बहुत प्यारी लग रही हो। यून सियोल ने दिल से शुक्रिया कहा। थैंक यू मॉम। मिसेस कांग ने डिनर का प्लान बनाया। जब बाहर आए ही हैं तो क्या साथ में खाना खाएं? यून सोल खुश होकर बोली, ओह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही वो निकलने लगे पीछे से किसी ने आवाज दी, आंट है सुख। दोनों मुड़े और सू जिन को वहां खड़ा देखकर यून सोल के होश उड़ गए। सू जिन ने प्यार से विश किया, ओह सच में आप ही हैं, बहुत दिनों बाद मिले आंटी। फिर उसकी नजर यून सोल पर पड़ी और वो हैरान रह गई। यून सोल, तुम आंट हैसो के साथ यहाँ क्या कर रही हो? यून सियोल जल्दी से वहां से भाग निकली और मिसेस कैंग उसे पीछे से आवाज देती रह गई, यून। पर सूजिन ने बीच में टोकते हुए पूछा, तो आंटी हम कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं? बाद में बस का इंतजार करते हुए यून सोल ने सोचा, अब मैं क्या करूं? मैं सीधा घर नहीं जा सकती क्योंकि मैंने जून यंग की मम्मी से ग्रुप असाइनमेंट का झूठ बोला है। अगर मैं लेट हुई तो वो फिक्रमंद हो जाएंगी। बेहतर होगा उन्हें बता दूं कि मैं जल्द ही घर पहुंच जाऊंगी। फिर उसका ध्यान सूजिन की तरफ गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि सूजिन जून यंग की फैमिली के इतने करीब हैं। सड़क पर चलते हुए पीछे से एक कार आई। सियोक ह्यून ने उसे देखते ही आवाज दी, यून सोल, मुझे लगा ही था कि तुम हो। उसने कार से बाहर निकलते हुए पूछा। यून सोल ने हैरान होकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने आराम से बताया, मैं बस किसी को डॉर्म छोड़ने आया था। उसने उसकी ड्रेस को देखकर छेड़ा, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम किसी ब्लाइंड डेट पर थी या किसी शादी में जा रही थी? उसने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं बस बाहर थी। सियोक ह्यून ने जोश में उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोला, अब तुम कहाँ जा रही हो? तुमने अभी तक डिनर नहीं किया होगा, चलो साथ में कुछ खाते हैं। दूसरी तरफ टीजे कॉर्प में जून यंग अपनी डेस्क पर बैठा फोन घूर रहा था। उसके दोस्त मिंजिन ने पास आकर पूछा, क्या देख रहे हो? उसने बताया, मेरी मम्मी ने मुझे रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजा है। मिंजिन हंसते हुए बोला, क्या वो जगह डेट्स के लिए मशहूर नहीं है? शायद वो चाहती हैं कि तुम उन्हें ज्वाइन करो क्योंकि वो यून सियोल के साथ है। ये बात समझ आते ही जून यंग तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, थैंक्स मिंजिन, और जल्दी से निकल गया। उसने सोचा, यून सियोल आज सुबह अच्छे मूड में नहीं लग रही थी, शायद इससे उसका मन बहल जाए। रेस्टोरेंट पहुंचने पर होस्टेस ने जून यंग को एक प्राइवेट रूम की तरफ भेजा। वो यून सियोल को सरप्राइज देने के लिए अंदर घुसा। मिसेस कैंग ने उसे विश किया, ओ जून यंग तुम आ गए। उसने जवाब दिया, हाँ मम्मी, और अपनी सीट ले ली। पर तभी वो हैरान रह गया, सूजिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी क्या आप शॉपिंग नहीं कर रही थी? सूजिन मुस्कुराते हुए बोली, हम आज अचानक मिल गए थे। हमने चॉय यून सियोल को भी देखा था पर वो चली गई। तुम उसे जानते हो ना? जून यंग का चेहरा उतर गया और उसने तुरंत अपना फोन निकाला। उसने यून सियोल को मैसेज किया, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? अपनी फिक्र को रोक ना पाने की वजह से वो अचानक खड़ा हो गया और बोला, आई एम सॉरी, पर कुछ बहुत अर्जेंट काम आ गया है। वो माफी मांगकर जल्दी से बाहर निकला और उसका नंबर मिलाने लगा। जब यून सोल ने आखिर में कॉल उठाया तो उसने सख्ती से पूछा, चोई यून सोल, क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया। फोन की दूसरी तरफ उसकी आवाज एकदम शांत थी। मैं कैंपस के सामने हूँ, मुझे घर आने में थोड़ा समय लगेगा, मैं एक दोस्त के साथ खाना खा रही हूँ। जून यंग के कंधे तन गए जब उसने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। वो सियोक ह्यून था। तो वो सियोक ह्यून के साथ है और यहाँ मैं फालतू में उसके लिए परेशान हो रहा था। पर मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? रेस्टोरेंट में सियोक ह्यून हाथ धोने के लिए गया और यून सोल अकेली बैठी थी। उसने आवाज दी, सियोक ह्यून शुक्रिया। उसने जोश में जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, आखिर हम दोस्त हैं। इंतजार करते हुए उसकी नजर अपनी वेडिंग रिंग पर पड़ी। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने धीरे से उसे उतारा और अपने बैग में रख दिया। अपनी खाली उंगलियों को देखते हुए उसने सोचा, ये पहली बार है जब मैंने इसे उतारा है। ये बहुत अजीब लग रहा है, पर मैं और कर भी क्या सकती हूँ। जैसे ही खाना आया उसने पुकारा, सियोक ह्यून जल्दी आओ, खाना आ गया है। तभी पीछे से उसे एक पहचानी हुई आवाज सुनाई दी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, चोय यून सियोल। उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं और चॉपस्टिक्स पकड़े हुए वो वहीं जम गई। जून यंग वहां खड़ा था। उसकी सांसें थोड़ी फूल रही थीं और उसकी तेज नजरें उसी पर टिकी थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, ये यहाँ क्या कर रहा है? जब वो सब टेबल पर बैठे तो सियोक ह्यून बोला, ओह मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर कांग यहाँ खाना खाएंगे। जून यंग ने तमीज से कहा, सॉरी अगर मैंने तुम्हारी डेट खराब की हो तो। सियोक ह्यून ने बात साफ की, अरे ये डेट नहीं, मैंने बस यून सोल को सड़क पर अकेला और उदास चलते देखा तो उसे यहाँ बुला लिया। जून यंग ने कमेंट किया, तुम काफी अच्छे दोस्त हो। शर्मिंदगी महसूस करते हुए यून सियोल चिढ़कर बोली, अगर तुम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे तो मैं घर चली जाऊंगी। सियोक ह्यून ने खाना खिलाते हुए कहा, अरे यून सियोल पहले खाना तो खा लो। वो बुदबुदाई, मैं खुद खा सकती हूँ, और चोरी छिपे जून यंग को देखने लगी जो वहाँ गुस्से में बैठा था। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त सियोक ह्यून ने ऑफर दिया, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारा घर बहुत दूर है। उसने जवाब दिया, मैं बस ले लूंगी। तभी जून यंग ने सुझाव दिया, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं? लगता है यून सियोल का घर उसी तरफ है जहाँ मेरा है। सियोक ह्यून ने हैरानी से पूछा,
मिस्टर कांग, क्या आपको पता है वो कहाँ रहती है? मुझे तो ये भी नहीं पता। यून सियोल घबराकर सोचने लगी। जून यंग, तुम इसे बहुत जाहिर कर रहे हो। जून यंग ने सफाई दी। नहीं, मैंने बस यून सियोल को अपने इलाके के आसपास देखा है। सियोक ह्यून खुश होकर बोला। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या प्लीज इसे छोड़ देंगे? यून सियोल ने सोचा, ये कुछ ज्यादा ही भोला है या क्या? जून यंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। सियोक ह्यून हाथ हिलाकर बाय बोलते हुए चला गया। उसके जाते ही जून यंग यून सियोल की तरफ मुड़ा। तो चलो अब घर चलते हैं। उसने जिद की, तुम पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। उसने सख्ती से कहा, मैं यहाँ अकेले वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। यून सियोल ने पलटकर पूछा, तो फिर तुम आए क्यों? सबको अनकंफर्टेबल करने के लिए, उसने जवाब दिया। मैं और क्या करता? तुमने मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया और किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, वो कोई दूसरा लड़का नहीं, मेरा दोस्त है। और सियोक ह्यून का क्या? जून यंग ने अपनी नजरें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या इसीलिए तुम हमारे साथ डिनर पर नहीं आई? उसने जवाब दिया, कैसी जलन? मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं हमारी शादी को राज रखना चाहती थी और मम्मी के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहती थी। थोड़ा मुड़ते हुए उसने आगे कहा, मुझे अपने कपड़ों से मीट की महक अच्छी नहीं लगती, इसलिए जब तक मम्मी सो नहीं जाती मैं बस यहीं टहलूंगी। जैसे ही वो सड़क पर अकेली चलने लगी, जून यंग वहीं खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। अचानक वो आगे बढ़ा और उसके पास पहुंचकर उनकी उंगलियों को आपस में फंसा लिया, जिससे वो उसकी तेज नजरों से टकराकर चौंक गई। शर्माते हुए उसने सोचा, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है और मैं खुश क्यों हूँ? जैसे ही वे पास के एक पार्क में दाखिल हुए, वो सोचने लगी, जब भी वो मुझे इस तरह छूता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या उसने मेरा हाथ सिर्फ इसलिए पकड़ा है ताकि मैं दूर न जा सकूं? क्या मुझे हाथ छुड़ा लेना चाहिए? जब उसने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की तो उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उनके जुड़े हुए हाथों को उठाते हुए उसने पूछा, क्या तुमने अपनी रिंग उतार दी? घबराकर उसने जल्दी से सफाई दी, मैंने कोई दूसरी रिंग्स नहीं पहनी थी, इसलिए मैंने इसे उतार दिया, बस सावधानी के लिए। उसने अपने बैग में ढूंढकर उसे रिंग दिखाई। बिना एक शब्द बोले उसने धीरे से उससे रिंग ली और वापस उसकी उंगली में डाल दी। उसके गाल तपने लगे जब उसने फिर से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे पार्क में और आगे ले गया। जून यंग, यहाँ देखो, उसने गुलाब के फूलों की क्यारी की तरफ भागते हुए आवाज दी। उनकी खुशबू लेते हुए वो मुस्कुराई। जून यंग, यहाँ आओ, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। वो वहीं खड़ा रहा और नरम आंखों से उसे देखता रहा। मैं पिछले कुछ समय से सोच रहा हूँ, मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसे तुम तब ढूंढो जब तुम्हें भागने के लिए किसी जगह की जरूरत हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए मुस्कुराओ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने इन भावनाओं को रोकने की कोशिश की, पर यह मुश्किल है क्योंकि मेरा शरीर अपने आप खींचा चला जाता है। ये वैसा ही है जैसे तितलियां अपने पिंजरे से भागने की कोशिश कर रही हों। क्या जून सोल का मतलब इसी एहसास से था? उसने सोचा, गुलाब की खुशबू वैसी ही है जैसे घर की होती है। जब मैंने घर छोड़ा था तो यही खुशबू मुझ पर टिकी हुई थी, पर शायद मैंने रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा वक्त बिता दिया। वो उसके और करीब झुकी और हल्का सा सूंघा। ओह, तुम में से अभी भी गुलाब की खुशबू आ रही है। उसने गौर किया। उसकी तरफ ऊपर देखते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हें मुझ में से भी गुलाब की खुशबू आ रही है? उसकी नजरें गहराई के साथ और डार्क हो गईं। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, किसी और के पास भी नहीं। वो इतना करीब झुक गया कि उनके होठों के बीच सिर्फ एक सांस का फासला रह गया। मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, उसने उसके होठों को चूम लिया। हैरान होते हुए भी उसकी मर्जी शामिल थी। उसने उसे वापस किस किया और अपनी बाहें उसके चारों तरफ लपेट लीं, क्योंकि उसने उसे और करीब खींच लिया था। एक दूसरे के गले लगकर उन्होंने उस गर्माहट और खुशी को महसूस किया जिसने उन सभी अनचाही उलझनों की जगह ले ली थी जो उन पर बोझ बनी हुई थी। आखिरकार उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उन दोनों ने जिन तितलियों को पिंजरे में बंद रखा था वे आखिरकार आजाद हो गई थीं। जैसे ही समर वेकेशन आई, वे आखिरकार अपने हनीमून के लिए निकल पड़े। फ्लाइट में जून यंग के बगल में बैठे हुए यून सोल ने सोचा, उसके बगल में घंटों बैठना आसान नहीं है, खासकर उस रात के बाद। कुछ हफ्ते बीत चुके थे पर तब से उनके बीच कुछ भी खास नहीं हुआ था। उन्होंने उस किस के बारे में बात तक नहीं की थी। उसने सोचा, क्या उसके पीछे कोई असली फीलिंग्स थी? एक एयर होस्टेस जून यंग के पास आई। सर, क्या आपको कुछ चाहिए? उसने पूछा। उसने तमीज से जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूँ। जैसे ही वो दूर गई, जून यंग यून सोल की तरफ झुका। प्लीज मेरी थोड़ी मदद करो, मुझसे बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हैं। उसने मजाक करते हुए कहा, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी मॉम ने बेटे को जन्म ही इतना हैंडसम दिया है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसका सिर अपने चेस्ट पर रख लिया। मेरे कहने का मतलब है कि बस ऐसे ही रहो। उसने एक पल के लिए उनके जुड़े हुए हाथों को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे उसके पास होने से बहुत सुकून मिल रहा था। जब वे गुआम पहुंचे तो यून सोल अपने होटल के रूम को देखकर हैरान रह गई। वाह, ये रूम तो कमाल का है। यहाँ से ओशन साफ दिख रहा है और यहाँ एक जकूजी भी है, एकदम परफेक्ट। वो जोश में बेडरूम की तरफ भागी, लेकिन फूलों से सजे हुए बेड को देखकर वहीं जम गई, जिससे साफ हनीमून वाली वाइब आ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, जून यंग बैग्स लेकर अंदर आया। उसे वहाँ ऐसे खड़े देखकर वो फिक्र के साथ उसके पास आया। चो यून सियोल, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? उसने हकलाते हुए कहा। ओह, कुछ नहीं, बस ये बेडरूम बहुत जबरदस्त है। उसने आराम से पूछा, तो
अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? उसने झट से जवाब दिया, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं चलूंगी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाते हुए कहा, चलो पहले ये चेक करते हैं। जब वे ओशन के किनारे खड़े थे तो यून सियोल ने सुकून की सांस ली। ये कितना खूबसूरत है, यहाँ बैठकर तो कोई भी हमेशा के लिए सनसेट देख सकता है। मेरा मन करता है कि मैं यहीं रहूं। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हनीमून को इतना एंजॉय करोगी। उसने हंसते हुए जवाब दिया, ये एक वेकेशन है, मैं इसे एंजॉय क्यों नहीं करूंगी? वैसे भी मैं बस खुश हूँ कि आखिरकार हम अपने हनीमून पर आ पाए। उसने अपना सिर झुकाते हुए पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उसने अपनी आंखों में प्यार भरकर कहा, हम इतने बिजी थे कि हमें कभी ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं तुम्हारे और करीब आना चाहती हूँ। उसने उसकी सच्चाई को महसूस किया और फिर मजाक में मुस्कुराया, कहीं तुम हनीमून वाली रात की बात तो नहीं कर रही हो? शर्मिंदा होकर वो मुड़ी और वापस कमरे की तरफ चलने लगी। छोड़ो, इसे भूल जाओ, शायद सिर्फ मैं ही ऐसा सोच रही हूँ। जुनयंग नहीं, क्या मैं उसके लिए बस एक टॉय हूँ? उसने उदासी से सोचा। इससे पहले कि वो दूर जा पाती, जुनयंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। चो यून सियोल, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी मजाक ही कर रही थी, ये हनीमून तो बस एक फॉर्मेलिटी है ना? नहीं, उसने उसे कसकर गले लगा लिया। मैं भी तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। वे दोनों खामोशी से एक दूसरे की बाहों में रहे, उस पल को महसूस करते हुए। बाद में होटल के रूम के अंदर जून यंग ने आवाज दी, क्या तुम तैयार हो? बाथरूम से जवाब आया, तुम्हारी मॉम ने जो खरीदा है वो अच्छा तो है, पर इसे पहनकर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसने पूछा, क्यों? जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने बिना बताए बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। वह घबरा कर बोली, ऐसे अचानक अंदर मत आया करो। उसे लाल रंग के स्विम सूट में देखकर जून यंग का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, क्या मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? और तुम बिना शर्ट के क्यों घूम रहे हो? जून यंग ने जल्दी से एक टॉवेल उठाया और उसके चारों तरफ लपेट दिया। हम स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, ये मत पहनो, कुछ और पहन लो। उसने सफाई दी, पर ये तुम्हारी मॉम ने मुझे दिया था। उसने जोर देते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो यहाँ देखने के लिए नहीं बैठी हैं। नजरें चुराते हुए उसने शर्माकर कहा, पर मैं कोई दूसरा स्विम सूट नहीं लाई, क्यों ना हम इसके बजाय जकूजी में रिलैक्स करें? अगर सिर्फ तुम हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जून यंग का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। वो अचानक मुड़ा, नहीं, चलो बस दूसरा स्विम सूट खरीद लेते हैं। तुमने कहा था ना कि तुम अनकंफर्टेबल हो। बाद में वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर ओशन के किनारे टहलने लगे और एक दूसरे के साथ का मजा लेने लगे। साथ बैठकर ड्रिंक्स पीते हुए जून यंग ने पूछा, क्या ग्योंगुन तुम्हारी बचपन की दोस्त है? उसने जवाब दिया, हाँ, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, यहाँ तक कि वो बातें भी जो मेरे ग्रैंडफादर को नहीं पता। उसने मजाक किया, तो मैं उससे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पूछ सकता हूँ। उसने चैलेंज किया, पूछ सकते हो, या तुम सीधे मुझसे पूछ सकते हो, तुम क्या जानना चाहते हो? उसकी कमर पर हाथ रखते हुए वो करीब झुका, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। उसके गाल गुलाबी हो गए, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती उसकी नजर अपने देश के कुछ लोगों पर पड़ी। उसने घबराकर फुसफुसाया, अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो? उसने भरोसा दिलाया, हम घर से बहुत दूर हैं। फिर भी बेचैन होकर वो खड़ी हो गई, मुझे रेस्ट रूम जाना है, मैं बस अभी आई, कहकर वो चली गई। रेस्ट रूम में यून सोल सोचने लगी, क्या वो इस बात पर नाराज है कि मैं उसे छोड़कर आ गई? हमने पहले किस किया है? पर उस रात के बाद से सब कुछ अलग सा लगता है। उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा जहाँ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसका दिमाग ग्योंगुन के साथ हुई एक बातचीत की तरफ चला गया। ग्योंगुन ने बड़े यकीन से कहा था, कोई भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किस नहीं करता, वो बस एक बहाना है। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? तब यून सियोल ने शक में पूछा था, तो तुम्हारा मतलब है कि जून यंग के मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं? ग्योंगुन ने मुस्कुराते हुए कहा था, जून यंग के मन में भी? इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। वाह, मेरी दोस्त चोई यून सोल को आखिरकार प्यार हो गया है। अपनी भावनाओं का एहसास होते ही यून सोल जल्दी से बाहर निकली। जून, उसने आवाज दी, पर अचानक रुक गई और उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। जून यंग के बगल में सूजिन बैठी थी और उसका हाथ थामे हुए थी। ओह, चोई यून सोल, तुम भी यहाँ हो? क्या तुम ग्योंगन के साथ आई हो? सूजिन ने खुशी से पूछा। यून सोल वहीं जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देखे। उनकी नजदीकी देकर उसका दिल डूबने लगा और होश में आते ही उसने पूछा, क्या तुम भी यहाँ वेकेशन के लिए आई हो? सूजिन ने उदास चेहरा बनाकर जवाब दिया, बदकिस्मती से नहीं, मैं यहाँ फोटोशूट के लिए आई हूँ। हालांकि इसे एक वेकेशन होना चाहिए था, ये पर मैं बोर नहीं होंगी क्योंकि जून यंग भी यहाँ है। देखो, उसने मेरे लिए मेरी फेवरेट ड्रिंक भी ऑर्डर की है, उसने चिपकते हुए कहा। यून सोल ने सोचा, क्या ये मेरी ड्रिंक नहीं है? तभी एक स्टाफ मेंबर आया। मिस सूजिन, प्लीज आइए, आपके मेकअप बदलने का वक्त हो गया है। सूजिन खड़ी हुई और जून यंग को भी अपने साथ खींचने लगी। चलो जून यंग, मेरा फोटोशूट देखो, लोग तुम्हें देखकर खुश होंगे। उसने जवाब दिया, पर मेरा किसी और के साथ प्लान है। उसने पूछा, ओह, यून सोल के साथ? यून सोल ने तुरंत हाथ हिलाते हुए बात काटी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बाय सूजिन, बाय मिस्टर खान। यून सोल का जवाब सुनकर जून यंग ने उसे पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे के भावों को पढ़ना मुश्किल था। इससे पहले कि सूजिन उसे वहां से खींच कर ले जाती, यून सोल वहीं खड़ी उन्हें ओझल होते हुए देखती रही। शूटिंग साइट पर एक स्टाफ मेंबर ने जून यंग से पूछा, क्या आप सूजिन के दोस्त हैं या कोई मॉडल? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं मॉडल नहीं हूँ। तभी सूजिन वापस आई और उसने जून यंग से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? उसने हल्की चिढ़ के साथ उसे देखा पर तमीज से जवाब दिया, तुम अच्छी लग रही हो, क्या अब मैं जा सकता हूँ? सॉरी, पर मेरे दूसरे प्लान्स हैं। तुम्हारे फोटोशूट के लिए गुड लक। सूजिन
सूजिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से पूछा, इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम रुककर मेरा शूट नहीं देख सकते? बिना हिचकिचाए वो मुड़ा और सख्ती से बोला, नहीं, मैं अब निकल रहा हूँ। वो भागकर उसी जगह वापस गया जहां उसने आखिरी बार यून सियोल को देखा था और उसका नाम पुकारने लगा, पर वो जगह खाली थी, वो जा चुकी थी। जल्दी से होटल लौटकर उसने हर कमरा, लिविंग एरिया, बेडरूम, यहाँ तक कि बाथरूम भी चेक किया, पर वो कहीं नहीं मिली। उसने अपना फोन निकाला तो उसे रिंग सुनाई दी, पर आवाज बाथरूम की शेल्फ से आ रही थी। वो अपना फोन वहीं भूल गई थी। वो फिक्र में डूब गया। वो कहाँ गई होगी? वो यहाँ किसी को नहीं जानती। उसके दिमाग में ढेरों सवाल थे। अचानक दरवाजा खुला। यून सोल को अंदर आते देख वो तेजी से उसकी तरफ मुड़ा। यून सोल, तुम कहाँ थी? उसने सफाई दी। ओह, मैं बस एक स्विम सूट खरीदने गई थी। उसने तनाव में कहा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। उसने जवाब दिया, मैं कैसे बताती? सूजन तुम्हारे साथ थी, तुम दोनों काफी देर साथ थे, पर फिक्र मत करो, मैंने कोई गलतफहमी नहीं पाली है। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, जिससे शॉपिंग बैग फर्श पर गिर गया। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कसकर गले लगा लिया। उसने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें पता है मैं कितना फिक्रमंद था? क्या ये वही एहसास है जिसकी तुम बात कर रही थी? चोय यून सियोल। उसकी बातें सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। धीरे से उसने अपने हाथ उठाए और उसे वापस गले लगा लिया। उन्होंने एक दूसरे की गर्माहट महसूस की। अचानक डोरबेल बजी। बाहर से सूजन की आवाज आई, हे जून यंग। घबराकर यून सोल ने अपना चेहरा मोड़ लिया। जून यंग, वो सूजन है। उसे कैसे पता चला? उसने बात काटे हुए कहा, बस उसे इग्नोर करो, मैंने उसे नहीं बुलाया था। चलो बस ऐसे ही रहते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सूजन के लगातार खटखटाने और बुलाने के बावजूद वे शांत रहे। कुछ देर बाद सूजन बुदबुदाई, रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से तो यही कमरा है, शायद वो बाहर गया है, और आखिरकार वहां से चली गई। ये जानकर कि सुजिन जा चुकी है, यून सोल ने पूछा, जून यंग, मैं उसकी परवाह कैसे न करूं? अगर वो हमें साथ देख लेती तो कितना रिस्क होता? हम अभी पकड़े जाने ही वाले थे। उसने सवाल किया, क्या तुम इतना डरती हो कि कैंपस के लोगों को हमारी मैरिज के बारे में पता चल जाएगा? उसने कहा, बात वो नहीं है, पर अगर उसे पता चला तो वो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। साफ दिख रहा है कि वो तुम्हें पसंद करती है। उसने सख्ती से कहा, मुझे उसकी परवाह नहीं है और न ही मैं उसे पसंद करता हूँ, और वैसे भी हम अपने हनीमून पर हैं। उसने उसके होठों पर अपनी उंगली फेरते हुए फुसफुसाया, तो बस मुझ पर फोकस करो और बाकी सबको भूल जाओ। उसने उसकी चिन ऊपर की और अपनी बाहें उसकी कमर के चारों तरफ लपेट ली। उसने बड़े हक के साथ कहा, अब से तुम्हें मेरे बिना बाहर जाने की इजाजत नहीं है, चोय यून सियोल। फिर उसने उसके होठों को एक गहरे किस में भर लिया। उसने भी जवाब दिया। एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे रखा और दूसरे से उसकी शर्ट पकड़ ली। जैसे जैसे वो पल गहरा हुआ, उनकी कशिश और बढ़ गई। उसके होंठ उसकी गर्दन तक पहुंचे, जिससे उसकी हल्की सी आह निकल गई। जब उनकी नजरें फिर से मिली तो उसे उसकी आंखों में प्यार और चाहत नजर आई। इस एहसास से भरकर उसने शर्माकर अपना चेहरा एक तरफ मोड़ लिया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगले ही पल उसने उसे फर्श से उठा लिया और उसने भी सहारा लेने के लिए अपनी टांगें उसकी कमर के चारों तरफ डाल दी। उसने उसे फिर से चूम लिया और वो कसकर उससे चिपक गई, जैसे उसे छोड़ने से डर रही हो। सधे हुए कदमों के साथ वो उसे बेडरूम की तरफ ले गया। उसने बड़े प्यार से उसे नरम मैट्रेस पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। उसकी नजरें उसके चेहरे के हर हिस्से को अपनी यादों में बसा रही थीं। धीरे से उसने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा ली और उसके हाथों को बेड पर टिका दिया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, ये साफ हो गया कि ये रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से कहीं बढ़कर था। सुबह हुई और विंडो से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। फर्श पर क्लोथ्स बिखरे पड़े थे और टेबल पर आधे खाली वाइन ग्लासेस रखे थे। यून सियोल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तभी उसके ऊपर से जून यंग की आवाज आई, अभी बहुत जल्दी है और सो जाओ, मैं तुम्हें 1 घंटे में जगा दूंगा। उसे अचानक सब याद आया और वो झटके से उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से ब्लैंकेट को अपने चारों तरफ लपेट लिया। उसने पीछे से अपना हाथ उसके इर्द गिर्द लपेट लिया और मजाक करते हुए पूछा, क्या तुम्हें याद नहीं, या फिर हमें ये सब दोबारा करना पड़ेगा? उसने करीब झुककर उसके फॉरहेड पर एक प्यारा सा किस किया। फिक्र मत करो, मैं तो बस तुम्हें छिड़ा रहा हूँ। हालांकि मुझे तुम्हें थोड़ी देर और अपनी बाहों में पकड़े रहने में कोई एतराज नहीं होगा। उसने उसे और करीब खींचते हुए कहा। वो उसके एम्ब्रेस में सिमट गई और अपना सिर उसके चेस्ट पर रख दिया, जहां उसे उसके हार्ट बीट की धड़कन सुनाई दे रही थी। उस धड़कन ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया, जिसे वो बयान नहीं कर सकती थी। धीरे से उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, अपने हाथ उसकी नेक के चारों तरफ डाले और उसके लिप्स को चूम लिया। उसने सोचा, न जाने क्यों इसकी हार्ट बीट मुझे शांत कर देती है और मुझे सेफ महसूस कराती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल एक साथ धड़क रहे हैं, जैसे हम एक हो गए हों। उनके आखिरी दिन पर जून यंग ने पूछा, क्या तुमने सब पैक कर लिया है? उसे बाहर अकेला खड़ा देखकर वो पास आया और पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? यून सियोल ने जवाब दिया, मैं ग्रैंडपा को कॉल करना चाहती थी। उसने पीछे से उसे गले लगाते हुए धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं होना चाहिए, इससे उन्हें और ज्यादा फिक्र होगी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, ग्रैंडपा ने प्यार से पूछा, तुम दोनों कैसे हो? तभी उसकी आंट ने मजाक में शिकायत की, तुम अब कॉल क्यों कर रही हो, वो भी अपने आखिरी दिन पर? जून यंग ने बड़े सलीके से जवाब दिया, उसके लिए सॉरी,
हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में इतने खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। उसकी आंट ने शरारत से चुटकी ली। इसका मतलब क्या जल्द ही कोई हनीमून बेबी आने वाला है? जून यंग हंस पड़ा और यून सियोल को और करीब खींचते हुए बोला, फिक्र मत कीजिए आंट, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एक दूसरे को बाय बोलने और दुआएं देने के बाद जून यंग ने फोन की तरफ हाथ हिलाया और कहा, फिक्र मत कीजिए ग्रैंडपा, मैं यून सियोल का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जैसे ही कॉल खत्म हुई यून सोल मुस्कुराई। थैंक यू जून यंग, ग्रैंडपा बहुत खुश लग रहे हैं। उसने प्यार से पूछा, और तुम्हारा क्या हाल है? ओशन की तरफ देखते हुए उसने जवाब दिया, ग्रैंडपा को इतना खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। जून यंग की आंखें प्यार से भरी थीं। उसने कहा, मुझे खुशी हुई ये सुनकर। घर वापस आने पर वे जॉन यून से मिलने गए। उसने मजे लेते हुए कहा, तुम दोनों तो एकदम ताजे हनीमून से लौटे कपल लग रहे हो। यून सियोल चिढ़ते हुए बोली, चिढ़ाना बंद करो। पर जॉन यून ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जोर दिया, पर तुम्हारे बारे में कुछ अलग लग रहा है यून सियोल। मुझे ये मत कहना कि हनीमून के दौरान कुछ हुआ है। यून सियोल नजरें चुराते हुए बुदबुदाई, बस करो अब। जून यंग ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं यहाँ मिंजिन का वेट करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? जॉन यून ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। फिर जून यंग ने मजे लेते हुए कहा, क्या मैं इसके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? परेशान होकर यून सियोल ने बात काटी, तुम सीधे मुझसे क्यों नहीं पूछ लेते? उसे इग्नोर करते हुए गेन यून मुस्कुराई, पक्का तुम क्या जानना चाहते हो? जून यंग ने अपनी आंखों में चमक के साथ पूछा, क्या ये सच है कि यून सियोल ने 108 बार किस किया है? 108 बार? क्या इसने सच में ऐसा कहा? जॉन यून जोर से हंस पड़ी। यून सियोल ने मिन्नत की, जॉन यून कुछ मत कहना। जॉन यून ने राज खोलते हुए कहा, यह मुमकिन ही नहीं है, इसने तो पहले कभी किसी को डेट तक नहीं किया। जून यंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी, तो फिर इस 108वें किसके पीछे की कहानी क्या है? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती मिंजिन आ गया। उसने जल्दी से कहा, हे मिंजिन। मिंजिन ने इशारा करते हुए कहा, सॉरी पर हमें निकलना होगा। यून सोल ने जून यंग को दरवाजे से बाहर धकेलते हुए कहा, ठीक है घर पर मिलते हैं। उसके वापस आते ही ग्योन यून खुद को रोक नहीं पाई। 108 किसेस। यून सियोल फिर से चिड़ी, बस करो यार। जियोन यून हंसते हुए बोली, वैसे क्या मेरा गिफ्ट काम आया? यून सियोल का चेहरा लाल हो गया। दरअसल कुछ और ही हो गया। जियोन यून ने उत्सुकता से पूछा, क्या? यून सियोल ने हनीमून के दौरान सुजिन के अचानक आने की पूरी बात बताई। जियोन यून ने अंदाजा लगाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, अगर ये इत्तेफाक नहीं था तो क्या सुजिन सच में मिस्टर कांग का पीछा कर रही है? यून सोल ने सोचते हुए कहा, शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक था क्योंकि उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी उसके फोन की घंटी बजी। ये सुख ह्युन था। उसने जोश में कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। तुम्हें वो ब्लाइंड डेट याद है? मुझे उसके दोस्त की कंपनी में इंटर्नशिप मिली है, क्या तुम भी ज्वाइन करना चाहोगी? बीच में टोकते हुए जॉन यून बोली, तुम सिर्फ इसे ही क्यों बुला रहे हो? सुख ह्युन ने मजाक किया, तुम मेरे बिना क्या ही कर रही हो? यून सियोल ने सोचा, ये आइडिया बुरा नहीं है, पर क्या मुझे जून यंग की परमिशन चाहिए? उसी रात वो सोफा पर बैठकर कंपनी की डिटेल्स देख रही थी। जून यंग कमरे में आया, अपने बालों को टॉवेल से सुखाते हुए। उसने कहा, मुझे लगा तुम सो गई हो। वो उसे बिना कपड़ों के देखकर दंग रह गई और चेहरा छिपाते हुए बोली, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? उसने आराम से कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? ये मेरा भी कमरा है। उसने झुककर मजे से उसके गाल खींचे और चिढ़ाते हुए कहा, क्या अपने रूममेट को ऐसे देखना नॉर्मल नहीं है? उसने शिकायत की, मुझे चिढ़ाना बंद करो। जॉन यून सारा दिन यही करती रही। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या उसने अपने पुराने गिफ्ट के बारे में पूछा? यून सियोल ने शर्माते हुए माना, हाँ उसने पूछा। वो करीब आया और बोला, तो क्या तुम्हें इसे यूज न करने का अफसोस है? यून सोल ने उसके होठों पर हाथ रखकर कहा, रुको, मुझे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए या नहीं, पर मैं इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। उसने सोचते हुए पूछा, क्यों? उसने ईमानदारी से समझाया, मैं अपनी बाकी की वेकेशन में कुछ कीमती काम करना चाहती हूँ और एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। उसने बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम टीजे कॉर्प में इंटर्न बन सकती हो। उसने जोर देकर कहा, यही तो मैं नहीं चाहती, मैं इसे अपने दम पर करना चाहती हूँ। वो हल्का सा हंसा, तुम भी कमाल हो। ठीक है, पर पहले तुम्हें मुझे इनाम देना होगा। उसने पलटकर पूछा, कैसा इनाम? ये मत कहना कि टीजे कॉर्प ही अपने एम्प्लॉइज से ऐसे चार्ज करती है। उसने और करीब आते हुए कहा, यह अच्छा आइडिया है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? यून सोल ने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसने मुस्कुराकर चैलेंज दिया, अच्छा मुझे रोकर दिखाओ। अगले दिन वो कैफे में वेट कर रही थी। सुख ह्युन हांफते हुए आया, सॉरी मैं लेट हो गया, मैं सोता रह गया। उसने डांटा, तुम मुझे टेक्स्ट तो कर सकते थे। उसने जोश में कहा, उसे छोड़ो, अब हमें कंपनी डिटेल्स चेक करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर कांग की कंपनी ने अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम खोला है, क्योंकि पिछले टेस्ट में हमारे मार्क्स सबसे ज्यादा थे, हम सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। यून सोल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ये पक्का जून यंग की चाल है, मैंने उसे कम आंका था, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। तो ये था आज का हिस्सा। देखने के लिए थैंक्स। अगर आप अगले चैप्टर के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट करके और लाइक बटन दबाकर मुझे बताएं। आपकी फीडबैक से ही मुझे पता चलता है कि अगला हिस्सा कब लाना है। तो जुड़े रहें, मैं इसे जल्द ही पोस्ट करूंगा।